अडानी पोर्ट्स पर भी इतना बड़ा जो ड्रग्स है, नशे का जो कारोबार हो रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, वो पकड़ा गया। जब हम लोग वो होटल के रूम में घुसे तो 17-16 साल के बच्चे वहाँ पे बैठ के दे वर हैविंग इंजेक्शंस। वो लोग एमडी को पानी में मिला के इंजेक्शन, दे वर लिटरली हैविंग इट। कांग्रेस ऐसा क्या ऑफर कर रही है जो बीजेपी, एनसीपी, एमआईएम यूथ के लिए ऑफर नहीं करती? सच्चाई, उनका फ्यूचर। सोनम वांगचुक जिसने इतना काम किया है इंडिया के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत काम किया उसने, लेकिन आज उसको एंटी नेशनल गवर्नमेंट भी कह रही है और उसके साथ साथ पूरी मीडिया उसको एंटी नेशनल बता रहा है। इनको चाहिए नीतीश रानी जैसे लोग, इनको चाहिए ऐसे लोग जो कपिल मिश्रा जैसे लोग। अभी आपने बिहार की बात की तो क्या लग रहा है बिहार में क्या माहौल बना? बिहारी कैसा है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। तो बिहारी लोगों को अच्छे से पता है, जो बिहार के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कब किसको उठाना और कब किसको बिठाना। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे गद्दार नहीं लिख सकते। बेशक जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। आदाब, नमस्कार, मैं ज़ीशान साहिब और एक बार फिर से आपका हसन स्टूडियो के बदलाव एपिसोड में स्वागत है, इस्तकबाल है। आज जो हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं वो मुंबई के कांग्रेस के यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं, बहुत ही डायनेमिक पॉलिटिकल लीडर हैं। आज हम इनसे बात करेंगे इनके पर्सनल जर्नी के बारे में और हम बात करेंगे यूथ के लिए क्या स्ट्रैटेजीज़ है कांग्रेस के पास, और हम थोड़े कंट्रोवर्शियल पॉइंट पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आइए इस्तकबाल करते हैं अबरार मलिक साहब का हमारे बदलाव के हसन स्टूडियो के पॉडकास्ट में। आपका तहे दिल से खैर मकदम है, इस्तकबाल है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने के लिए। अबरार भाई, सबसे पहले आप बताएं कि आपका तालीमी सफ़र कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ तक रहा? तालमी सफ़र मेरा मुंबई से ही था। आई हैव डन माई 12th फ्रॉम मुंबई ओनली। साइंस से थे, 11-12 साइंस से किया, फिर उसके बाद हॉस्पिटैलिटी में डिग्री की हुई है। अब कैसा है, हम लोग झूठी डिग्रीज़ के बारे में तो बोल नहीं सकते कि झूठी डिग्रीज़ बता दे। तो जो सच्ची है वो बता रहे, बस एक डिग्री है होटल मैनेजमेंट की, क्या बात उतनी है। पढ़ाई है बस। तो होटल मैनेजमेंट से पॉलिटिक्स की तरफ ये कैसे रुख हुआ आपका? इट वाज लाइक सोशली थोड़ा एक्टिव। अचानक से कुछ ऐसे मसले आ गए जिसकी वजह से सोशली मेरा ध्यान एक्टिविज़म पे चले गया, सोशल एक्टिविज़म पे। जो चीज़ पे पहले कभी सोचा नहीं था कि पॉलिटिकली कभी या सोशल एक्टिविटीज़ करूँगा, सोशल वर्किंग करूँगा। बैकग्राउंड थोड़ा सा था, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था। मेरे नाना जो थे वो कांग्रेस के ऑल इंडिया के माइनॉरिटी के वाइस प्रेसिडेंट थे, ऑल इंडिया माइनॉरिटी के। क्या बात। तो उनको देख के बचपन से एक था शौक सोशल एक्टिविज़म का, बट कभी सोचा नहीं था कि मैं भी यही चीज़ करने लग जाऊंगा। बट जैसे ही पढ़ाई ख़त्म हुई, डिग्री कंप्लीट की, उसके बाद कुछ ऐसे वाक़या हुए, कुछ ऐसे चीज़ें हुई जो देख के ऐसा लगा कि भाई ज़रूरत है पॉलिटिक्स यूथ के। इट्स लाइक अगर आज के ज़माने में यूथ को पैसे कमाने की जितनी ज़रूरत है, उतनी अपने हक की आवाज़ उठाने की भी ज़रूरत है। क्या तो बात है। दैट्स द रीज़न आई एम इन पॉलिटिक्स। कोई ऐसा पॉइंट, ऐसा वाकया जब आपको लगा हो कि यू मतलब पॉलिटिक्स में उतरना है अभी, और फिर आप कूद गए हो? या इट वाज लाइक कुछ चीज़ों के लिए हम लोग ट्राई कर रहे थे। हमारा एक सोशली हम लोग एक सोशल वर्क करने के लिए हम लोग कॉलेज के बाद हम लोग कोशिश कर रहे थे। जब हमारी उम्र कुछ 17-18 की थी, तो उस टाइम पे हमें पॉलिटिकल रीजंस की वजह से रोक दिया गया कि पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं था, पॉलिटिकल ये नहीं था, तो वो वजह से हमारी कुछ सोशल वर्किंग की चीज़ों को रोक दिया गया। और जब हमने रीजंस पूछा गया, हम बीएमसी से रीज़न पूछे, तो दे वर लाइक यू हैव टू हैव सम पॉलिटिकल बैकग्राउंड और समथिंग लाइक दैट, कि आप ये चीज़ को आपको सपोर्ट, यू नीड पावर टू डू समथिंग लाइक दैट। ओके। दैट वाज द रीज़न। आई वाज लाइक कि फिर हमें ज़रूरी है यूथ को, अगर कुछ हमें किसी के लिए कुछ करना है तो ऑब्वियसली इफ़ मनी इज़ इम्पोर्टेंट, पावर इज़ ऑल्सो इम्पोर्टेंट। राइट राइट राइट। तो दैट वाज द रीज़न। आई वाज लाइक कि ठीक है, शुरू कर दो जर्नी। क्या बात है। और आपने इंस्टा बायो में मेंशन किया है कि बेसिकली आप कश्मीर से हैं, तो कश्मीर से बॉम्बे तक का सफ़र या फिर आपके
जो पूर्वज हैं, एंसेस्टर्स हैं, वहाँ से हैं, कैसे वो? नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। मैं बॉर्न एंड बॉट अप मुंबई से ही हूँ, राइट। but my father and my all my ancestors is from Kashmir only. We are like हमारी हिस्ट्री है बहुत पुरानी कश्मीर में। तो कश्मीर से डैड मुंबई आए, फिर मुंबई आके डैड ने अपना बिजनेस शुरू किया, सब यहाँ पे जो भी था यहीं पे बस गए। तो फिर वी वर लाइक सिर्फ जो बोलते ना, एक हमारे रिलेटिव्स सब अभी भी बहुत से रिलेटिव्स है, हमारे घर है कश्मीर में। तो अभी हम भी जा आप जाते आते या होंगे? वी ट्रैवल मोस्ट ऑफन, जब भी समझो हमको कुछ भी ऐसा किसी की छुट्टी हो, हमारे घर में बच्चों की छुट्टी हो या हमारी छुट्टी हो, राइट। फिर या कोई इवेंट हो, किसी Events. भाई की बहन की या किसी की भी शादी हो या ऐसा कोई इवेंट हो, राइट। वी ट्रैवल। तो कश्मीर मतलब आप जाते आते रहते हैं, तो आपको ज़्यादा पता होगा एज़ कम्पेयर टू टूरिस्ट के सबसे खूबसूरत जगह कौन सी है कश्मीर में? कश्मीर पूरी तरीके से खूबसूरत है, मतलब कश्मीर फिर से भी एक खूबसूरत। पॉइंट जहाँ आपको लगता हो कि ये जगह तो देखे बगैर अगर चले गए तो कश्मीर क्या इट्स देखा लाइक है? पीर पंजाल। इट्स वेरी ब्यूटिफुल, द रोड्स एंड एवरीथिंग। इट्स लाइक आप वो जो रोड्स, जो मुगल रोड जो है, वहाँ से जो आप इसके लिए जाते हैं, दैट इज़ अ वेरी गुड प्लेस, इट्स यू शुड विजिट ओवर देयर। और मतलब कभी ऐसा हुआ है कि मतलब जब आप कश्मीर जा रहे हो तो कोई वहाँ की ऐसी जगह जहाँ पर आपको डर लगता हो कि यार ये इस जगह पे तो नहीं जाना चाहिए? नहीं भाई, अल्लाह के सिवा और किसी से डर नहीं लगता, तो डर की तो बात ही नहीं है। क्या बात है। हिंदुस्तान में बहुत सारी पार्टीज़ हैं, एमआईएम है, एनसीपी है, कांग्रेस है, एनसीपी एपी हो गया है अभी, शरद पवार, अजीत पवार, इतने सारे पार्टी डिवाइडेड हो गए हैं, उसके बाद भी आपने कांग्रेस ही क्यों चुना यूथ के लिए? भाई ऐसा नहीं है, एक कांग्रेस ही चुना इसका रीज़न ये नहीं है भाई। हमारा एक मेरी एक हिस्ट्री है जो आपको बायो पे से या फिर इंस्टाग्राम से नहीं मिली होगी। फर्स्ट आई वाज अ पार्ट ऑफ अ पार्टी, अनदर पार्टी। यही सोशल एक्टिविज़्म की वजह से और यही जोश में हमने एक पार्टी ज्वाइन की थी, बट वो पार्टी में रह के वो दीन के नाम पे वो पार्टी चला रहे थे। और फिर उसमें हमने जब देखा कि सिर्फ दीन के नाम पे वोट 5 साल में एक बार मांगने आते हैं, वोट ख़राब करते हैं और चले जाते हैं। उनका काम सिर्फ इतना ही है कि आओ, 5 साल में एक बार मुंबई की गलियों में घूमो, बड़ी बड़ी बातें करो, हम मुंबई कमिश्नर का ऑफिस हटा के वहाँ पे कब्रिस्तान दे देंगे, हम आपका वफ़ की ज़मीनें आपको वापस दिला देंगे, हम मुसलमान बच्चों को ये दे देंगे, कल को हमारा एक नगर सेवक आ गया तो हम असेंबली में हमारा एक आमदार आ गया तो हम लोग ये कर देंगे वो कर देंगे। ऐसा करके हम लोग भी कि यार अगर ऐसा है तो शायद हमारे लोगों के लिए और वो यूथ के लिए शायद काम करने वाले। बट जब उनके आमदार जा रहे तो उनके आमदार जाके बैठ रहे हैं उनके पास, उनके आमदार खुद जाके बैठ जा रहे पूरा टाइम सीएम की गोद में। तो वो सिर्फ फिर हमको समझ में आया कि भाई ये सिर्फ नाम की पार्टी है, कि इनको सिर्फ वोट चाहिए मुसलमान लोगों का या माइनॉरिटीज़ का या दलितों का। ये सिर्फ वोट मांग के एक टाइप के बोलते ना कि जब वोट की राजनीति करनी हो, सिर्फ अपना सिक्का चमकाना हो, तब वो आते हैं और चले जाते हैं। आपकी बातों से लग रहा है कि आप एमआईएम की बात कर रहे हैं। यू कैन से दैट। अभी वो मेरे को किसी का नाम या कुछ ये नहीं लेना है, बट वो चीज़ हमने अपनी आंखों से देखे और फिर हमने वो बोलते ना, हमने फटक से वो तरफ से मुंह मोड़ लिया। और हमको फिर ऐसा था कि यार हमें ऐसी कोई पार्टी में जाना नहीं था जो पार्टी एक वर्ग की बात करती हो या एक वर्ग के तरफ से पॉजिटिविटी दिखाती हो। मेरे हिसाब से एमआईएम और बीजेपी में कोई फ़र्क नहीं है, वो एक ही सिक्के के दो पहलू है। एक हिंदुओं के नाम पे लोगों को ठग रही है और एक मुसलमान के नाम पे, दलितों के नाम पे मुसलमान और दलितों को ठग रही है। तो जिस तरह से देश में हिंदुत्व का माहौल बना हुआ है बीजेपी की वजह से, वो मुस्लिम मुक्त या फिर अदर जो भी कास्ट हैं वो बनाना चाहती है हिंदुस्तान को, तो एमआईएम जो है वो मुस्लिम की क़यादत कर रही है। तो इसमें एमआईएम रॉन्ग क्या कर रही है कि नहीं, मतलब नहीं, एक तरफ वो मेरे है? हिसाब से ये सबसे गलत कॉन्सेप्ट है कि हिंदुत्व का कोई माहौल बना है, या हिंदुत्व हो या मुसलमान लोग का हो या कोई भी, ऐसा कोई रीज़न ही नहीं है। ये देश कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलता है और बाबा साहेब अम्बेडकर के कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ही चलेगा। क्या बात। लोग सिर्फ सोशल मीडिया पे भौंक सकते हैं, किसी के भौंकने से या कोई आके आपस में लड़ाए तो फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको अगर देखना हो तो सोशल मीडिया, आज गलती ये है ना कि लोग सोशल मीडिया पे जीते हैं। राइट।
लोगों का काम क्या है, सुबह उठते 3-4 रील्स को स्क्रॉल किए, दिन भर सिर्फ सोशल मीडिया पे रहे, तो उनको लग रहा है यार नफरत ही नफरत है। आप अपने घर से बाहर निकलो, आपके घर के 3 घर यहाँ पे कौन है, 3 घर यहाँ पे कौन है, सामने कौन है, ये देखो। आपके घर के बाजू में कौन है, मेरे घर के बाजू में यहाँ पे एक दलित है, मेरे घर के बाजू में एक ब्राह्मण है, हमारे घर के सामने एक क्रिश्चियन है, मैं एक मुसलमान हूँ। हमारे घर में एक, अगर मेरे घर में कुछ बन रहा है तो बाजू वाले के घर में कुछ बन रहा है, उनके घर पे कुछ अच्छा बना, उनने हमारे लिए लिया। हमारे पूरी जिंदगी हमारी यही चीज़ दिखने में निकल गई। मेरे को तो कोई नफरत दिखी ही नहीं। राइट। आप नफरत घर पे दिखेगी ना, अगर देश में नफरत है तो देश में दिखेगी ना नफरत। आपको नफरत सिर्फ कहाँ दिखेगी पता है क्या? सोशल मीडिया पे। क्योंकि ये सोशल मीडिया को उस तरीके से एल्गोरिदम ये कर रहे हैं कि भाई लोगों को ऐसा लगे कि यार एक दूसरे की नफरत बढ़ रही है। अभी आपने देखे रहोगे कि कल गांधी जयंती था और दशहरा एक साथ था। आप सोचिए सोशल मीडिया पे बीजेपी आईटी सेल या फिर ऐसे लोग जो ट्रोलर्स अपने आप को बोलते ना हिंदुत्व का चोला, या फिर ऐसा अपने आप को ये करके एक बोलते ना एक टैग लगा दिया है नकली हिंदुत्व का उन्होंने। उन ऐसे चला रहे कि रावण के साथ महात्मा गांधी जी का फोटो रखा है और उसमें कि एक को गॉड ने मारा, एक को गोडसे ने मारा। आप उस इंसान के बारे में बात कर रहे हो जिसके लास्ट वर्ड्स भी है राम थे। क्या बात है। तो आप उनके बारे में बात कर रहे हो, मतलब आपका हिंदुत्व कहाँ है? आप किस हिंदुत्व की बात करते हो? आप राम जी का मॉडल, आप राम जी के नाम पे लड़ने की बात करते हो। राम जी वो थे कि जब रावण का दहन हो गया तो वो जाके लक्ष्मण जी को बोल रहे कि जाओ और उनकी जो भी उनकी लास्ट रिचुअल्स है वो पूरी करो, जो भी गलती थी, बट ही वॉज अ पर्सन, ही वॉज अ फाइटर, जाके उनका जो वो है वो उनको दो। राइट। तो आप उस इंसान की छवि के बारे में बात करके, उनके सबसे बड़े भक्त गांधी जी के बारे में बात करके आप उनको ये बोल रहे हो कि एक को गॉड ने मारा, एक को गोडसे ने मारा। मतलब आर यू कंपेयरिंग गोडसे टू राम? आई डोंट थिंक सो। राम जी को गोडसे के साथ कंपेयर करना चाहिए। गोडसे जैसा टेररिस्ट, ही इज़ नॉट दैट बिग कि आप उनको राम जी से कंपेयर करो। बिल्कुल। तो बहुत सही कहा आपने। और ऐसे बहुत सारे हमारे दोस्त हैं या नेबर्स हैं जो नॉन मुस्लिम हैं, लेकिन उनके साथ कभी हमारी मतभेद हुई नहीं कि जैसे देखा जाता है सोशल मीडिया पे दिखाया जाता है कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो मुस्लिम्स की तरह साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं, या मुस्लिम नॉन मुस्लिम के साथ इस तरह बिहेव कर रहे हैं। हमने मतलब ना के बराबर देखा सोशल मीडिया के अलावा। दिस इज़ ऑल कॉन्स्पिरेसी। मतलब एक बोलते ना, मेरे जितने दोस्त हैं उनमें मेरी एक बहन है जो मुझे हर साल राखी बांधती है। शी इज़ लिटरली अ जैन, शी इज़ अ जैन। वो अभी भांडुप में रहती है। शी कम्स टू विले पार्ले। हर साल मैं उनके घर पे जाता हूँ, वो मुझे राखी बांधते हैं। मतलब बोलते ना मेरा त्यौहार होता है तो मेरे कुछ दोस्त हैं, विपुल, आकाश, अनिरुद्ध, ऐसे दोस्त हैं जो हर त्यौहार में मेरे घर पे आते हैं। अनिरुद्ध करके मेरा एक दोस्त है जिसके घर पे उसके जब 2 दिन के उसके गणपति जी उनके घर पे आते हैं तो लिटरली ही कॉल्स मी ओवर देयर। और उसकी मम्मी को पता है कि मुझे मोदक बहुत पसंद है, पूरन पोली बहुत पसंद है, तो शी एवरी ईयर शी कुक्स दैट फॉर मी एंड शी कीप्स इट। अगर मैं लेट हो गया या मैं नहीं आ पाया, मैं आउट ऑफ हूँ, तो देन ऑल्सो शी कीप दैट। तो आई डोंट थिंक सो। मैंने तो कभी, हमारे हिसाब से ये जो एक बोलते ना, ये सिर्फ कुछ एजेंट्स का काम है, आईटी सेल्स का काम है। आप ग्राउंड लेवल पे देखेंगे तो नफरत है ही नहीं, ये सिर्फ सोशल मीडिया का बबल है। बिल्कुल सही कहा आपने। अबरार भाई, कश्मीरी बैकग्राउंड आपका होने के बावजूद भी पॉलिटिक्स, मुंबई पॉलिटिक्स में यूथ में आना कैसा एक्सपीरियंस होता है? ऐसा कभी फील ही नहीं हुआ सर कि मतलब देयर इज़ एनी डिस्क्रिमिनेशन। मेरे हिसाब से आप कश्मीरी हो, आप मराठी हो, आप यूपी से हो, फ्रॉम वेर एवर यू आर अ इंडियन। राइट। आई एम अ इंडियन, आई एम अ कश्मीरी, राइट। बट फर्स्ट आई एम एन इंडियन। मेरी लैंग्वेज अलग हो सकती है, मेरा स्टेट अलग हो सकता है, बट आई एम बाय बर्थ आई एम इंडियन। तो मुझे ऐसा कभी कुछ फील नहीं हुआ। और कांग्रेस में तो आपको ऐसी कोई चीज़, कांग्रेस इज़ अ सेक्युलर पार्टी। यहाँ पे हर एक को उसी तरीके से देखा जाता है। एवरी वन इज़ सेम फॉर लाइक, आप में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, एवरी वन इज़ सेम ओवर हियर। तो जिस तरह से आपने कहा कि आई एम एन इंडियन, जैसे आपने पहले देखा कि मैं एक भारतीय हूँ, ऑब्वियसली इसी तरह से वो लोग जो मराठी ज़बान को प्रमोट करते हैं, मराठी ज़बान के बारे में बात करते हैं, दंगा करते हैं, फसाद फैलाते हैं, उनको ये चीज़ क्यों नहीं दिखती है कि यार ये बंदा कहीं से भी आया हो, किसी भी स्टेट से, लेकिन है तो नहीं, इंडियन? देखिए कैसा है ना, कांग्रेस का स्टैंड कभी वायलेंस था ही नहीं, एंड कांग्रेस नेवर गोज फॉर वायलेंस।
सेकेंड थिंग इज़ दैट कि इट इज़ वायलेंस इज़ नेवर एन आंसर. मैं कभी नहीं सोचूंगा कि वायलेंस विल एवर बी एन आंसर, बट आई थिंक सो इफ़ यू आर स्टेइंग समवेयर, आप कहीं रह रहे हो, और अगर कोई आपसे ये बोल रहा है कि आप इतने साल से, मुंबई मेरी जन्मभूमि है, इफ़ मैं यहाँ पे रह रहा हूँ, एटलीस्ट अगर मुझे मराठी नहीं आती है मैं सीखने की कोशिश तो कर सकता हूँ. एंड इट इज़ नॉट अ बिग थिंग कि आप कहीं 20 साल से रह रहे हो. मराठी इज़ नॉट अ बैड लैंग्वेज. आप कोई लैंग्वेज सीख रहे हो, बुरी चीज़ नहीं है. हाँ, उसके नाम पे आप किसी को मारो पीटो, वो चीज़ गलत है. बट अगर आपको ये पूछा जाए तो उसके ऊपर ये भी करना कि जा नहीं सीखता, नहीं करना. बट आप कहीं, आपको कोई रोज़ी आप कमा रहे हो मुंबई से, अगर आप मुंबई से रोज़ी कमा रहे हो, महाराष्ट्र से रोज़ी कमा रहे हो, आपकी पुश्तें यहाँ पे लिख गई, तो यू कैन स्पीक इन मराठी. एटलीस्ट यू कैन ट्राई टू स्पीक इन मराठी. अगर मतलब प्यार से बात की जाए तो आदमी जो है अपना दस्तार भी कदमों में रख देगा ऑब्वियसली. लेकिन अगर मार पीट करके या फिर दैट इज समथिंग आई नेवर सपोर्ट. वायलेंस करके किसी से आप ज़बरदस्ती कोई चीज़ नहीं करवा सकते, तो आपको वायलेंस करके वो चीज़ करवाने की ज़रूरत भी नहीं है. अभी जिसका जो आइडियोलॉजी है वो लोग वो फॉलो करते हैं, एंड आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट. मेरा सिर्फ इतना है कि आई विल नेवर हैव अ प्रॉब्लम विद मराठी. मला मराठी येते. मराठी की जो एक बोलते हैं ना, एक प्रोसेस है, आपको मराठी थोड़ी तो आनी चाहिए. आप नहीं आती है तो आप कोशिश करिए सीखने की. बिल्कुल बिल्कुल. दैट इज़ द ओनली पॉइंट. और अबरार भाई, आप यूथ के जनरल सेक्रेटरी हैं मुंबई के, तो एक जो जनरल सेक्रेटरी होता है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं? देखिए, आई हैव बीन इलेक्टेड एज मुंबई जनरल सेक्रेटरी. मुंबई जनरल सेक्रेटरी एक ऐसा पद है कि हम मुंबई का एक कमिटी होती है. वी वर्क विद मुंबई प्रेसिडेंट. ठीक है, वी वर्क विद अंडर मुंबई प्रेसिडेंट. वी डू एनी थिंग विच इज़ लाइक विच आर, कल को कोई भी यूथ की आवाज़ हो, प्रोटेस्ट हो, या हमारे नेता, जैसे अभी आज के हमारी एक प्रोटेस्ट, हमारा एक ये चालू है, प्रोग्राम चालू है वोट चोरी का. हम घर घर जा रहे हैं, घर घर जाके पता लगा रहे कि मतलब वोट्स का क्या हेरा फेरी चालू है. एंड ट्रस्ट मी, मोस्ट ऑफ एरियाज़ में जहाँ पे हमने ये देखा है, बहुत से लोग डेथ है, मर चुके हैं, और अभी भी उनके नाम वैसे के वैसे ही वहाँ पे उनके नाम पे आज भी वोटिंग का पर्चा आ रहा है. अब हमें पता नहीं ना, उनके नाम पे वोटिंग का पर्चा आ रहा है तो वोट भी गिर रहे होंगे. राइट. बहुत से ऐसे लोग हैं जिन लोग एक घर में 3 बार भाड़ोतरी बदले, तीनों बार वोटिंग आईडी कार्ड वो घर के नाम पे आया लिटरली, और वो लोग यहाँ पे है भी नहीं. दे डोंट हैव एनीथिंग एल्स. एग्रीमेंट पे उन्होंने वोटिंग आईडी कार्ड बना लिया, और ये चीज़ कंटिन्यू चल रहा है. एक घर पे 10-10, 15-15, 20-20 जन रजिस्टर होते जा रहे हैं. तो ये चीज़ हम लोग मुंबई में और फेस भी कर रहे हैं. बहुत सी ऐसी चीज़ है जैसे कि डेवलपमेंट. मुंबई इज़ अ डेवलपमेंट, जिधर डेवलपमेंट कंटिन्यूसली हो रहा है. तो बहुत से ऐसे एरिया है जहाँ पे चॉल्स थे जो टूट गए SRA MMRDA के थ्रू, और एनीथिंग लाइक दैट, रोड कटिंग में, जहाँ पे लोग शिफ्ट हो चुके हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर. उनको गवर्नमेंट ने दूसरी जगह शिफ्ट कर दिए. वो लोग का वोटिंग आईडी कार्ड आज भी हमारे यहाँ पे वैसे का वैसे ही है. तो आई डोंट अंडरस्टैंड कि वो गवर्नमेंट, हमने कोशिश किया उसके ऊपर, हम लोग ने ये हमारे प्रोसेस चल रहे हैं अभी मुंबई में. जो हम इलेक्टेड हो गया, हमें अभी 2 महीना ही हुआ इलेक्शन, हमारा इलेक्शन का रिजल्ट आके 1 महीना ही हुआ, तब से हमारा ये काम चालू हो गया. और हमारा काम ऐसा है कि हम लोग आज से नहीं, यूथ कांग्रेस इज़ समथिंग विच गिव्स मी माई आइडेंटिटी. बट सेकेंड थिंग इज़ दैट हम लोग सोशली एक्टिव. हमारा फाउंडेशन है, मेरा खुद का फाउंडेशन है, जो GM फाउंडेशन करके हमारा फाउंडेशन है. हम लोग उसके थ्रू लोगों के घर, या जो भी हमारे को होता है, जितनी हमारी ताकत है, अल्लाह ने जितनी हैसियत दिया है, हम चंदा करके लोगों का काम नहीं करते. हम खुद की, जो हमारी एक टीम है, हमारी टीम जिसके पास जो हुआ वो हिसाब से हम कोशिश करते कि हम मदद करते रहे. क्या बात है. जिस हिसाब से भी कर सकें. क्या बात है. तो आपने बताया अबरार भाई कि आपका जो मतलब ये जो डेजिग्नेशन है, इसका एक इलेक्टेड प्रोसेस होता है. तो ये कैसे, मतलब किस तरह से होता है ये प्रोसेस? इट इज़ अ प्रोसेस. पहले ऑफलाइन होता था, अभी ऑनलाइन होता है. इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यू हैव टू वोट. 1 person votes for 6 people. Right. It is for people. People who may be member of Mumbai Youth Congress. Right. पहले आपको यूथ कांग्रेस का मेंबर बनना पड़ेगा. वंस यू आर अ मेंबर ऑफ यूथ कांग्रेस, तो आप 6 जन को वोट देते हैं. तो 6 जन को वोट देने का वो जो प्रोसेस है, उसमें अभी ये बार 6 जन है, जिसमें आपको वार्ड
वार्ड लेवल पे वार्ड प्रेसिडेंट को वोट देना है, आपको तालुका प्रेसिडेंट को वोट देना है, उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट में जीएस के लिए वोट देना है, फिर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट के लिए वोट देना है, फिर मुंबई जीएस के लिए वोट देना है, फिर मुंबई प्रेसिडेंट के लिए वोट देना है। दिस इज़ द प्रोसेस जिसमें एक आदमी 6 जन को वोट दे के चूज़ करता है अपने लोग। ओके, ये बात है। तो जब आप बने यहाँ के जनरल सेक्रेटरी मुंबई के, तो आपको क्या लगा कि अभी कौन से काम हैं जो होने चाहिए थे और नहीं हुए हैं, तो आप वो कौन से काम कर रहे हैं? देर आर मैनी थिंग्स विच आई विल ट्राई टू डू। मैं इससे पहले वाले टर्म में आई वॉज जनरल सेक्रेटरी इन ज़िला। मैं नॉर्थ सेंट्रल ज़िला का जनरल सेक्रेटरी था, तो हमारा काम तब भी चालू था। अब आई हैव बीन प्रमोटेड एंड आई एम नाउ फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट, आई एम नाउ इन मुंबई। सेकेंड थिंग, काम वही है जो पहले कर रहे थे वो करते रहेंगे। हमें वो एक वड़ा पाव दे के फ़ोटो खींचने वाली आदत नहीं है। क्या बात? तो आपको सोशल मीडिया पे हमारा काम नहीं दिखेगा, आपको ग्राउंड पे काम दिखेगा। हम लोग वो कोई आप छोटी सी चीज़ लेके जा रहे हो उसके ऊपर 10 फ़ोटो खींच के डाल दे रहे हो, हमें वो आदत ही नहीं है, ना हम वो कभी करेंगे इंशाल्लाह। राइट राइट राइट। क्योंकि लोग आजकल फेम के चक्कर में ये भूल गए कि मेरे नबी का एक कॉल है कि आप एक हाथ से दे रहे हो तो दूसरे हाथ को पता ना चले कि आपने किसी को कुछ दिया। बिल्कुल बिल्कुल। कोशिश करो, हाँ, इफ़ यू वांट टू पोस्ट समथिंग, आप वो चीज़ों का पोस्ट करिए कि राइट नाउ वी हैव सो मच थिंग्स ओवर हियर। ये हमारा, मेरे फाउंडेशन का, जीएम फाउंडेशन जो हमारा फाउंडेशन है उसका, और हमारा पॉलिटिकली भी जो हमारा बैकग्राउंड है उसमें भी हमारा यही रहा रूट कि हमने, अगर हम राशन बांट रहे हैं या हम बुक्स बांट रहे हैं या कोई भी चीज़ बांट रहे हैं, मोस्ट ऑफ द थिंग वी डू वन थिंग कि हम वो चीज़ों का फ़ोटो डालेंगे ऑनलाइन ऑन पोस्ट, और हम लोग उसके अलावा वहाँ पे लिख देंगे दैट वी हैव दिस थिंग्स, इफ़ एनी वन इज़ नीडेड दे कैन कॉन्टैक्ट अस। दैट इज़ द बेस्ट थिंग यू कैन डू। आप एक राशन की बोरी लेके खड़े रह के उधर 10 जन खड़े रह के एक राशन की बोरी का फ़ोटो खिंचाओ, दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आई डोंट थिंक सो कि वो करना भी चाहिए। राइट राइट। तो मतलब जो मुंबई की यूथ है जो आज हमारा पॉडकास्ट देख रही है, उसको अगर आपसे कांटेक्ट करना हो तो वो डायरेक्टली जीएम फाउंडेशन को कांटेक्ट कर सकता है? Yeah, most of people contact us from Instagram. Most of people call us. We are 24/7 अवेलेबल फॉर एवरीवन। बट ऐसा नहीं है भाई कि कोई हमको बोल देवे कि नहीं भाई कॉल करने बोला तो अभी जो चीज़ हमारी जितनी हैसियत जो हमारी ताकत में होगा हम वो करेंगे इंशाल्लाह। किसी को मना नहीं किया, जो हमारे से होता है वी ट्राई टू डू व्हाट वी कैन डू। और मुंबई की यूथ ने कौन सी चीज़ों में आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया है? मुंबई में अट्रैक्शन नहीं, मेरा अभी मेन फोकस है मुंबई में जो एमडी का ये कारोबार चल रहा है, जो नशों का कारोबार चल रहा है। माई मेन फोकस इज़ दैट कि किसी भी तरीके से वो चीज़ पे हम लोग एक्शन ले, क्योंकि आज के टाइम पे मोस्ट ऑफ द बैडेस्ट थिंग व्हाट इज़ गोइंग ऑन राइट नाउ, जो यूथ को पूरी तरीके से इट्स डिस्ट्रॉइंग, द यूथ इज़ बीन डिस्ट्रॉयड बिकॉज ऑफ ऑल दिस एमडीज एंड दैट इंजेक्शंस एंड एवरीथिंग। आई हैव सीन रिसेंटली हम लोग ने एक इंसिडेंट देखा जहाँ पे हम लोग ने कुछ बच्चों को लिटरली बस्ट किया था। वी बस्टेड दैट पीपल। जब हम लोग वो होटल के रूम में घुसे तो 17-16 साल के बच्चे वहाँ पे बैठ के दे वर हैविंग इंजेक्शंस। वो लोग एमडी को पानी में मिला के इंजेक्शन, दे वर लिटरली हैविंग इट। एक ही नीडल से 6 जन कर रहे हैं एंड दे आर लाइक वेरी यंग, 17 साल, 18 साल, 19 साल। एंड इफ उनकी हालत बिगड़ते जा रही है, नशों की वजह से कौम बर्बाद हो रही है, नशों की वजह से हमारा यूथ बर्बाद होते जा रहा है। एंड अगर नशा आ रहा है और आप नशेड़ियों को पकड़ने के पीछे पड़े हो तो आई डोंट थिंक सो दैट मेक सेंस। आई एम सॉरी, दैट नेवर मेक सेंस। नशा आ रहा कहाँ से है? राइट। और नशा बिक रहा क्यों है? मेरे हिसाब से हर एक एरिया में सबको पता होगा कि भाई ये आंटी नशा बेचती है, गांजा बेचती है, चरस बेचती है। नो वन डू एनीथिंग, कोई कुछ बोल रहा ही नहीं है। हमारे एरिया में हमें 3 चीज़ पता थी, 3-4 जगह पता था जहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा था। वी बस्टेड द रैकेट। अगर यूथ खुद आगे आके ये चीज़ को, आपका भाई कल को आपका भाई हो सकता है, कल को आपका बेटा हो सकता है, उस दलदल से बचाना है आपको तो आपको आवाज़ उठानी पड़ेगी, आपको लड़ना होगा, इस सिस्टम से लड़ना होगा, जो ड्रग सिस्टम है उससे लड़ना होगा। अडानी पोर्ट्स पर भी इतना बड़ा जो ड्रग्स है, नशे का जो कारोबार हो रहा था, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा था, वो पकड़ा गया। गवर्नमेंट ने उस पर भी कुछ ज़्यादा एक्शन लिया नहीं। कैसा मसला है पता है भाई, गवर्नमेंट सिर्फ तभी बोलती है जब नाम अब्दुल्ला हो या अब्दुल हो, या दे नेवर टॉक व्हेन इट्स अडानी, अंबानी। उनको सिर्फ चाहिए कि वो कैसे भी हिंदू मुस्लिम करके दिखाए।
तो अभी आप ये सोचिए ना कि इतना बड़ा रैकेट आपको पता चला है, इट्स ऑन अ पोर्ट, और वो चीज़ मीडिया में ही नहीं चल रही है, एंड यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट इट। मीडिया में चल रही नहीं है, एंड पीपल आर लाइक, अभी कुछ बोल ही नहीं सकते आप, यू कांट डू एनीथिंग। आप कुछ अभी पॉडकास्ट में आपने किसी का नाम लिया, आपको कल नोटिस आ जाएगा कि भाई तुमने हमारा नाम क्यों लिया। तो दे आर लाइक अभी हम दे आर लाइक बुल्स इन द मार्केट राइट नाउ। सीधा हमला करने बैठे हैं, तुम उनका नाम लो, तुम्हारे पे हमला है। और आज के यूथ के लिए कांग्रेस ऐसा क्या ऑफर कर रही है जो बीजेपी, एनसीपी, एमआईएम यूथ के लिए ऑफर नहीं करती? सच्चाई, उनका फ्यूचर, आई थिंक सो। जो अब राहुल गांधी जी, हमारे नेता राहुल गांधी जी कर रहे हैं, जी, आई डोंट थिंक सो। और कोई मैंने आज तक वैसा नेता देखा नहीं यूथ के लिए, राइट, ठीक है, जो मतलब यूथ को लेके इतना, और जिसको ही इज़ वेरी एजुकेटेड, ही इज़ लिटरली वेरी एजुकेटेड, द वे ही स्पीक्स, द वे ही टॉक्स अबाउट एनीथिंग, और जो भी चीज़ वो बोल रहे हैं, एवरीथिंग इज़ गेटिंग राइट। आप जीएसटी के बारे में बात करो, या आपने नोटबंदी के बारे में बात की है, एवरीथिंग वॉट एवर राहुल गांधी have ever speak, राहुल गांधी जी have ever speak, it has been truth। वो चीज़ झुटला ही नहीं सकते आप ऑपोजिशन में, मेरे ख्याल से जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से ऑपोजिशन वो करके रखा है, राहुल गांधी जी इज वर्किंग फॉर पीपल, ही हैव वॉक लाइक थाउजेंड्स ऑफ माइल फॉर पीपल, राइट। तो ये चीज़ को अभी आपको ये क्यों कर रहे हो, उनका रीज़न है यूथ के लिए। आज की जो यूथ है, जनरेशन है, वो राहुल गांधी को ये सब देखिए, इट्स वेरी स्मार्ट। जैसे ही उनने पहला बॉम्ब छोड़े और हाइड्रोजन बॉम्ब छोड़े, यू वुड हैव सीन दैट इंस्टाग्राम पे लहर आ गई थी। एवरी यूथ, इनको बहुत हालत खराब, इनका पूरा आईटी सिस्टम हिल गया था, आईटी सेल पूरी तरीके से हिल गया था। लिटरली आप जाके कोई भी आप प्रधानमंत्री जी के पोस्ट पे देखिए, हर एक यूथ सवाल पूछ रहा था। तो ये यूथ को सवाल पूछने का ताकत दे रहे हैं राहुल गांधी जी, बात है। और वही ताकत दबाने की बीजेपी कोशिश कर रही है। राइट। दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट कि कोई सवाल ही ना पूछे। मतलब इट्स लाइक दैट कि देयर इज़ अ क्वेट कि आप बोलते ना, आप एक इंटेलिजेंट इंसान को, आप बोलते ना, आप 50 इंटेलिजेंट इंसान को एक फैक्ट से चुप करा सकते हैं, बट यू कांट शट वन, बोलते ना जो अनभक्त होता है, आप उसको 50 फैक्ट भी बताएंगे ना तो ही विल नॉट शट। ओ लाइक नहीं, मोदी, एनीथिंग मोदी जी, नथिंग एल्स। ऐसा नहीं होता है भाई, आप सवाल पूछिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप लड़िए या रोड पे आके ये करिए, आपको वायलेंस कभी नहीं चूज़ करना चाहिए, बट आपका हक अगर है तो भाई, भगत सिंह के मानने वाले हैं हम गांधी जी के मानने वाले हैं, हम माफ़ी मांगने वालों से इंस्पायर्ड नहीं है, तो हम खुलेआम वही करेंगे, हम नॉन वायलेंस यूज़ करेंगे, और हम इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते हुए हम हमेशा अपनी जितना हो सके हम सवाल पूछेंगे। हमारा काम है, ऑपोजिशन का काम है सरकार से सवाल पूछना, राइट है। इट्स नॉट एंटी नेशनलिस्ट। आप एक बात बताइए, एंटी नेशनलिस्ट आप टैग देते जा रहे हो। एक मंत्री का बेटा एक कंपनी खोलता है, वो कंपनी खोलते साथ अचानक से E20 की ज़रूरत पड़ जाती है पेट्रोल को, राइट। एंड राइट नाउ मोस्ट ऑफ द पीपल डजंट हैव बाइक्स और कार्स और एनीथिंग लाइक दैट विच इज E20 वाला इंजन हो, देन ऑल्सो ज़बरदस्ती E20 का पेट्रोल डालना है, गाड़ियाँ ख़राब हो रही है। और फिर जब लोग सवाल पूछना, अब ऑब्वियसली यार मेरी मेहनत की कमाई की गाड़ी है, भले से 10,000 की हो, 20,000 की हो, आपकी करोड़ों की होगी, बट मेरी मेहनत की कमाई की है, आपकी मेहनत की कमाई की आपकी चीज़ है। तो अगर मेरी मेहनत की कमाई में भले से वो 10,000 की हो या 50,000 की हो, अगर मेरी मेहनत की कमाई की चीज़ में आपके बोलते हैं ना, आपकी एक ज़िद की वजह से तकलीफ आ रही है, आपने उसमें E20 पेट्रोल डाला विच इज़ नॉट वर्किंग, मेरी गाड़ियाँ ख़राब हो रही है, राइट, मेरी गाड़ी ख़राब हो रही है, मेरे दोस्तों की गाड़ी मुझे खराब ये नहीं समझ आया कि नितिन गडकरी जो है वो मिनिस्ट्री उनकी कुछ और है, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड एंड डेवलपमेंट की है, और उन्होंने प्रमोट किया है पेट्रोल को अपने, या उसकी एक अलग मिनिस्ट्री है, तो व्हाई आर यू प्रमोटिंग इट? ऑब्वियसली बिकॉज आपके बच्चे ने इट्स वेरी कॉमन यार, कोई बोलते ना, ये इसके लिए तो मैंने आपको क्वेट बताया कि आप 50 इंटेलिजेंट इंसानों को ना एक फैक्ट बताकर चुप करा सकते हैं, बट 50 अनभक्तों को ना आप एक अनभक्त को तुम 50 फैक्ट भी बता दोगे ना, आफ्टर 50 फैक्ट्स ऑल्सो ही विल बी सेम ओनली कि नहीं भाई वो जो कर रहे सही कर रहे हैं।
मतलब ऐसा नहीं होता है ना भाई, तुम देखो किस तरीके से जस्ट फॉर हिज सन इतना नेपोटिज्म, राइट राइट राइट। इतना नेपोटिज्म बॉलीवुड में नहीं है जितना नेपोटिज्म बीजेपी में। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। मुझे ना अभी आपने अंधभक्त कहा तो मुझे शेर याद आ रहा है कि शेर है किसी शायर का कि मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे गद्दार नहीं लिख सकते, बेशक जहाँ हथेली पे लिए बोल रहा हूँ जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। बेशक तो आज का मीडिया जिस तरह से चुप बैठा हुआ है, मीडिया जो हमारे इकोनॉमिक का फोर्थ पिलर था, तो मतलब आज के वक्त मीडिया फोर्थ पिलर नहीं भाई, आज के वक्त मीडिया सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट की ना बैकबोन बन चुका है कि किसी भी तरीके से गवर्नमेंट के ऊपर अगर कोई सवाल खड़ा कर रहा है तो आप उसको किस तरीके से एंटी नेशनलिस्ट बताओ। फिर If एक you बंदा see सोनम वांगचुक जिसने इतना काम किया है इंडिया के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, एजुकेशन के लिए बहुत Hill काम man. किया उसने, लेकिन आज उसको एंटी नेशनल गवर्नमेंट भी कह रही है और उसके साथ साथ पूरी मीडिया उसको एंटी नेशनल बता रहा मैं है। और literally- हमको अगर कुछ पता करना है कि लिटरली क्या हो रहा है तो हम यूट्यूबर्स को फॉलो कर रहे हैं, यूट्यूबर्स को देख रहे हैं कि भाई वो सच बता रहे हैं और मीडिया चुप बैठी है। ये बहुत शर्म की बात है। मैं लिटरली सोनम वांगचुक जी, मतलब लिटरली अ पर्सन जिनने इतने अवार्ड्स जीते देश के लिए, जिन्होंने लिटरली एशिया का नोबेल प्राइज़ बोलते हैं उन्होंने वो तक जीता जो एशिया में जिसको रुतबा दिया जाता है नोबेल प्राइज़ का, मैक्सेस अवार्ड, उनने वो भी जीता। लिटरली इतने अवार्ड्स और इतनी सारे बोलते हैं ना इतने सारे इनोवेशंस, एक बंदा इतने इनोवेशंस करता है कि सर्दी की वजह से और इतनी ठंडी की वजह से हमारी जो आर्मी है उनको Right, तकलीफ right. ना हो उसके लिए ही मेड थिंग्स लाइक टेंट्स जो Military बहुत camp, ही right, सस्ते में और बहुत ही right, कम दाम में मतलब मिलिट्री को अवेलेबल करा के दिया। right, right. पानी की तकलीफ हो रही थी फार्मर्स को, तो ही मेड समथिंग जिसकी वजह से बच्चों को मतलब वहाँ के फार्मर्स को पानी मिले, वहाँ पे बच्चों को पढ़ाई मिले, एजुकेशंस मिले। Right. मतलब ये बात तो क्लियर है जो राहुल गांधी जी ने बोला है, इनको डेवलपमेंट वाला इंसान ही नहीं चाहिए। नहीं चाहिए। ये लोग को ऐसा इंसान ही नहीं चाहिए जो आपकी भलाई करे। इनको चाहिए ही कौन? इनको चाहिए नीतीश रानी जैसे लोग, इनको चाहिए ऐसे लोग जो कपिल मिश्रा जैसे लोग जो लिटरली नहीं, जो लिटरली एक तबके के नाम पे लोगों को लड़ाए, जो लिटरली अरे भाई उनके बच्चे कहाँ पढ़ रहे पहले वो पता लगा लो। आपको लड़ने बोल रहे हैं वो और उनके बच्चे यूएस में पढ़ रहे। नीतीश रानी जी तो लिटरली इतना हिंदू मुस्लिम करते हैं। खुद जब ये पार्टी में आने से पहले टोपी पहन के कहाँ बैठ के कभी किसी को खजूर खिलाते थे, कभी कोई दरगाह पे जाके रुमाल सर पे रख के बैठ जाते थे। तो लिटरली उनको अचानक से मतलब ये हिंदुत्व पैदा नहीं हुआ ना, पहले भी तो हिंदू ही थे आप। तो आप बीजेपी में आने के बाद एक नया हिंदुत्व पैदा हो जाता है। ये तो सिंपल सी बात है कि एक को खुश करने के लिए, एक ऊपर आपका आका है जो इसको खुश करने के लिए आपको नीचे जो आपके मुंह में आ रहा है आप सिर्फ जहर फैला रहे हो। राइट। उनके डैडी का इलेक्शन था, लिटरली ही इज़ अ वेरी गुड पर्सन। उनके डैडी का जब इलेक्शन था ही वॉज अ कैंडिडेट फ्रॉम बांद्रा ईस्ट। मैं उनके इलेक्शन में हमने काम किया है, तो हमको पता है ये क्या है भाई। मस्जिदों के साथ वहाँ पे जाके आप वोट मांगने के टाइम पे आप वहाँ जाके बात कर रहे हो, आप रोज़ों में आके खा रहे हो, आपको वो सब चीज़ें भूल गए, अचानक से आपका हिंदुत्व जागा। जस्ट बिकॉज आज आपको फेम चाहिए तो आप हिंदू मुस्लिम में लड़ाई क्यों लगाना? दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग। आपको ज़रूरत ही नहीं हो चीज़ करने की। आप यू आर अ वेरी एजुकेटेड पर्सन, आप पढ़े लिखे हो, आप डेवलपमेंट की बात करो। आप जब बात करोगे तो हिंदू और मुसलमान की ही बात करोगे। तो मतलब ये देश हिंदू मुसलमान की राजनीति पे ही चलेगा। डेवलपमेंट की बात करो। आप ये बताओ कि किस तरीके से आप अपने आप एक मिनिस्टर हो तो आप किस तरीके से आप लोगों की फ़ायदे और भलाई की चीज़ करोगे। आपको कोई भी चीज़ दिखता है तो आपको मुसलमान दिखने लगता है। आप बोलते हो कि नहीं उद्धव ठाकरे रहता तो फिर एक मुसलमान मेयर होता, तो क्या प्रॉब्लम है? क्या मुसलमान देश का हिस्सा नहीं है? बिल्कुल। क्यों एक मुसलमान, जब एक मुसलमान प्रेसिडेंट बन सकता है तो क्या मेयर नहीं बन सकता? राइट है। इस मुंबई मेयर पोस्ट बिगर देन लिटरली प्रेसिडेंट से बड़ी पोस्ट है क्या? क्या बात। जब एक मुसलमान प्रेसिडेंट बन सकता है, मेयर भी बन सकता है। आप देखिए, आपको क्यों तकलीफ है उससे? बिल्कुल। आप अब सोनम वांगचुक जी की बात कर रहे थे। आमिर खान की लाइफ का सबसे हिट फिल्म उनकी लाइफ पे बना हुआ है, सोनम वांगचुक जी की। और ये लोग भाई लिटरली ये इतने अंधे हो चुके हैं कि ये लोग ऐसी कॉन्स्पिरेसी चला रहे हैं अभी कि 15 साल पहले जब
3 इडियट निकली, इट वाज जस्ट फॉर पीआर ऑफ सोनम वांगचू कि सोनम वांगचू जब अपना ये बीजेपी की सरकार आवे राइट राइट, तो ही विल लिटरली मतलब अगेंस्ट जाने वाले, मतलब कुछ भी, मतलब वो बंदा जितने इतना काम किया है उसके बाद भी उसको एंटी नेशनल अरे बताया जा जब सकता तक है। ये अच्छे सोनम वांगचू जब तक अच्छे थे, अबरार भाई आप और मैं वी आर नथिंग फॉर देम। हाँ, अरे भाई अभी हम बात कर रहे हैं, कल हमारे ऊपर केस हो जाएगा कि Right, भाई ये right, लोग ने right. बात किसे हाँ, की हाँ, हाँ, है। हाँ. भाई आज़ादी छीनने की कोशिश कर रहे हैं जो Right, नहीं छीन सकते, अंग्रेज नहीं छीन पाए, ये क्या छीनेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। एक भगत सिंह जी हो या कोई भी हमारे जितने भी बड़े नेता हैं, हमने उनसे एक ही चीज़ सीखी है, तुम एक को उठा के जेल में डालोगे, हमारे जैसे 10 और उठ के आएंगे जो इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाते रहेंगे। और तुमको इनकलाब जिंदाबाद के नारे से इतनी तकलीफ क्यों है? राइट राइट राइट, ये तो हमारे पुरखों का नारा है, बिल्कुल बिल्कुल। ये देशभक्तों का नारा है, तो आपको इतनी क्यों तकलीफ होती है जब कोई बोलता है इनकलाब जिंदाबाद? तो ये इनके ऊपर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। सोनम वांगचू जी लिटरली जब तक वो जब कश्मीर और लद्दाख का डिवीजन हुआ, उनको दोनों को यूटी बनाया गया, ही वॉज द फर्स्ट पर्सन हु प्रेज्ड मोदी जी। तब तक ही वॉज द गुड पर्सन, ही वॉज द वेरी बेस्ट पर्सन, उनसे अच्छा कोई नहीं था। बट राइट नाउ आफ्टर एवरीथिंग, जब उन्होंने सवाल उठाना शुरू किया, क्योंकि ऑब्वियसली अ सिटीजन का हक होता है, अगर उनको कुछ सही लगा उनने आपकी तारीफ की है, बट वो एक सिटीजन थे ना, वो एक पॉलिटिशियन नहीं थे। जब आपका कोई काम अच्छा लगा, उनको लगा कि आप कुछ अच्छा करने वाले हो लद्दाख के लिए, ही सपोर्टेड यू। अभी उसके बाद जब उनने 5-6 सवाल रखे आपसे कि हमें ये 6 चीज़ चाहिए, 15 दिन 3-3 साल से हंगर स्ट्राइक पे कंटिन्यू बैठ रहे, हर 15 दिन 3 दिन में हंगर स्ट्राइक हो रहा है, बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे, इतनी शांतिपूर्वक से वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे, 15 दिन 20 दिन के प्रोटेस्ट हो रहे, इतने बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे, तब मीडिया को याद नहीं है वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहे, तब लद्दाख दिखाई नहीं दे रहा है। और आज जब लिटरली लोग बोलते ना रोड पे उतरने के बाद 4 जन को मारा गया, 4 जन में से एक कारगिल का सिपाही था। तो आप कैसी बात कर रहे हो? आपने सिपाही, आप किसके हो यार? आप अगर फार्मर प्रोटेस्ट करता है तो आप ये बोलते हो कि भाई ये खालिस्तानी है, अगर मुसलमान प्रोटेस्ट करता है तो आप बोलते हो ये टेररिस्ट है, अगर कोई हिंदू भी प्रोटेस्ट करता है तो आप उसको नक्सलवादी बता देते हो। तो इट्स वेरी सिंपल, बीजेपी की राज में प्रोटेस्ट सिर्फ बीजेपी कर सकती है। क्योंकि मैंने देखा हो यार, बीजेपी खुद प्रोटेस्ट कर रही है कोई चीज़ पे, और वो कर सकते हैं। और हम अगर प्रोटेस्ट करने आए, हम कोई हक मांगने आए, तो दे आर लाइक नहीं ये तो एंटी नेशनलिस्ट है, प्रोटेस्ट कर ही नहीं सकते। यार ये हमारा हक है। डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि अगर आप कुछ गलत कर रहे हैं तो हम आवाज़ उठा सकते हैं। आप इतना मतलब लिटरली बिहार के इलेक्शन के टाइम पे ही आपको बोलते ना एक बवंडर खड़ा करना था, आपको सिर्फ ये दिखाने का, तो आपने ये दिखाया और कुछ नहीं। कि अभी आपने बिहार की बात की, तो क्या लग रहा है बिहार में क्या माहौल बना हुआ है? इंशाल्लाह वी आर विनिंग। राहुल गांधी जी जो तरीके से वहाँ पे पूरी मेहनत कर रहे हैं, मुझे 100% लग रहा है कि बिहार के लोग इतने समझदार है। बिहारी कैसा है ना, एक बिहारी 100 पे भारी। तो बिहारी लोगों को अच्छे से पता है, जो बिहार के लोग हैं उनको बहुत अच्छे से पता है कि कब किसको उठाना है और कब किसको बिठाना है। एक बिहारी 100 पे भारी का आपने तो मुझे याद आ गया, मैं भी बिहार से हूँ। माशाल्लाह। तो मुझे बिहार के लोगों से ये उम्मीद है कि वो उन्हीं को वोट देंगे जिनको वो अपना रहनुमा मानते हैं, और जो उनके हक के लिए आवाज़ उठा सकते हैं, जो डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, जो एजुकेशन पे बात कर सकते हैं, जो पॉवर्टी पे बात करेंगे, जो जॉब क्रिएशन पे बात करेंगे। बिल्कुल भी वो अंधभक्त की तरह काम नहीं करेंगे। नहीं, ये अंधभक्त का कॉन्सेप्ट कैसे मालूम गया भाई? अंधभक्त ऐसा, देखो मेरे बहुत से दोस्त हैं जो हिंदू है या दलित है, भाई उनको नहीं पता है। ये एक टाइप का बोलूँ ना, जो लोग अभी इतना ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट, उनकी भी गलती नहीं है भाई, अनएम्प्लॉयमेंट अपनी चरम सीमा पे है। राइट। जॉब ही नहीं है। जब जॉब नहीं है तो लोग सवाल ही पूछेंगे ना। अभी तुम जॉब नहीं दोगे, अभी आप कुछ भी करोगे तो लोग सवाल पूछेंगे, रोड पे उतरेंगे। तो बेस्ट थिंग क्या है, उन लोग को हिंदू मुस्लिम पे लड़ाओ, उनको बार बार ये बताओ कि भाई तुमको खतरा है, तुमको मुसलमानों से खतरा है, मुसलमानों को ये बताओ तुमको हिंदुओं से खतरा है, और ये चीज़ करके लड़ा। अरे भाई हम लोग इंडियन हैं, हमें खतरा सिर्फ ये चीज़ से है कि भाई हमारे को रोज़ी रोटी नहीं मिल रही है, हमारे को एजुकेशन नहीं मिल रहा है बराबर से, हमको वो चीज़ से हमारा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। इससे बड़ा और मेरे को नहीं लगता हमें कोई चीज़ से खतरा। इतने बड़े हिंदुस्तान में मुस्लिम की पॉपुलेशन होगी ही कितनी परसेंट हो जाएगी?
भाई मैं हमारा डबल टिबल चौबल जो है वो यहाँ पर जो हमारे नॉन देखो, मुस्लिम भाई है वो है। मेरे हिसाब से देखिए, धर्म सबका अपना अपना पर्सनल चॉइस है। मैं धर्म को ऐसे देखता हूँ कि वो मेरा पर्सनल चॉइस है, मेरी आस्था है। मैं नमाज़ पढ़ता हूँ, मैं अपने घर पे नमाज़ पढ़ूँगा, मेरी आस्था से मैं चलूँगा। बट इसका मतलब ये नहीं है मैं किसी और की आस्था को ठेस पहुँचाऊँ, ये मुझे हक नहीं देता। और मेरे कॉन्स्टिट्यूशनली आई एम एन इंडियन फर्स्ट, मैं इस देश का हूँ। और मेरे नबी का एक कॉल है कि अपनी देश के वतन की मिट्टी पे ख़त्म हो जाओ। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जब वो बहुत छोटे थे, मेरे नबी जब छोटे थे, लिटरली वहाँ पे जब दूसरे जब मदीने पे हमला करने के लिए लोग आए, तो इनने कुछ कंकड़ उठा के उनकी तरफ फेंक के बोले कि अपने वतन परस्त रहो, वतन परस्त रहो, वतन परस्त रहो। तो मैं उनकी उम्मत से हूँ, तो तुम हमसे वतन परस्ती की बात करो ही मत। राइट। हमारे नबी ने हमको आज से 1400 साल पहले ही बता दिया कि तुम्हें वतन परस्त रहना है। तो ये वतन से हमारी परस्ती 100% है। बिल्कुल हम मर कर भी इसी मिट्टी में जाएंगे। बिल्कुल। तो हमें उससे तुम अलग ही नहीं कर सकते, इस देश से हमको तुम अलग ही नहीं कर सकते। और जो अभी बिहार का माहौल है उससे लग रहा है कि सरकार गिरने वाली है, जो अभी करंट सरकार है। 101%। हाँ, कांग्रेस आरजेडी सरकार बना रहे हैं। अभी राहुल गांधी को बिहार के इलेक्शन में सबसे ज़्यादा सपोर्ट किसका चाहिए? ऐसा कुछ नहीं है, इंडियंस का सपोर्ट चाहिए। हम कांग्रेस कभी भी डिस्क्रिमिनेशन के हिसाब से सपोर्ट नहीं, हमने कभी ये नहीं बोला कि हमें सिर्फ मुसलमान सपोर्ट करो या सिर्फ हिंदू सपोर्ट करो। वी नीड इंडियंस। हमें मुसलमान या हिंदू या क्रिश्चियन या दलित नहीं, हमें इंडियंस चाहिए। सब इंडियंस है हमारे लिए, एंड दैट इज़ द ओनली कॉन्सेप्ट व्हाट कांग्रेस फॉलोज। वी आर अ सेक्युलर पार्टी, वी गो फॉर सेक्युलरिज्म। हमारे लिए सब इंडियंस है, सबका धर्म उनके घर पे उनकी मर्जी से है, दैट इज़ देयर चॉइस। अबरार भाई, अभी आप यूथ में हैं कांग्रेस में, तो जी। आपको लगता है कि कांग्रेस के अंदर जो मुस्लिम लीडर्स हैं उनको वाकई इम्पोर्टेंस मिलती है? बिल्कुल मिलती है, क्यों नहीं मिलती है। आप मुंबई में ही देख लो, वी हैव सो मेनी लीडर्स हु आर मुस्लिम। वी हैव आमीन पटेल जी, वी हैव Right. असलम शेख जी, राइट राइट राइट। बाबा सिद्दीकी जी भी तो कांग्रेस के ही थे ना, मंत्री वो कांग्रेस में ही थे। बाबा आरिफ सिद्दीकी नसीम खान जी, बाबा जो सिद्दीकी का जो मसला था वो रिजॉल्व हुआ? ये चीज़ें मुझे पता नहीं है कि उनका मैटर रिजॉल्व हुआ कि नहीं। लिटरली ही वॉज अ वेरी गुड पर्सन। उन पे किसने हमला किया, क्या किया, इसके बारे में मुझे पता ही नहीं है, क्योंकि वो रिपोर्ट्स देखिए, न्यूज़, आई डोंट गो फॉर न्यूज़। मैं न्यूज़ पे भरोसा ही नहीं करता। अभी तो होना भी नहीं चाहिए। तो मेरे को नहीं लगता है जैसा मीडिया पे क्या बताते हैं हम उस पर कुछ भरोसा कर सके। मैं चाहूँगा कि अल्लाह उनको जन्नत में आला से आला मकाम अता करे, और जितना जल्दी हो सके उनके गुनाहगारों को सज़ा मिले, क्योंकि सरकार का काम है ये करना। राइट तो सरकार में, वो सरकार में ही थे अभी, ही वॉज अ पार्ट ऑफ अलायंस, उनने सरकार में थे वो, तो उनको तो इंसाफ दिलाना चाहिए इस सरकार को। और अभी जीशान सिद्दीकी ईस्ट के एमएलए हैं या? नहीं, अभी तो वरुण सर देसाई जी ईस्ट के एमएलए हैं। राइट राइट। ही इज़ फ्रॉम आवर अलायंस पार्टी, तो वो अभी वहाँ के आमदार हैं। आपको लगता है कि जो कांग्रेस में जो यूथ लीडर्स हैं उनको चांस मिल रहा है, या जो सीनियर लीडर्स हैं वो डोमिनेट कर रहे हैं उनको? नहीं, ऐसा नहीं है यार, डोमिनेंस नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यूथ देखिए, आप दोनों एक तरफा नहीं, आप ये नहीं बोल सकते कि आप या तो सिर्फ यूथ को ही देखिए, क्योंकि यूथ का जो जोश है उसको एक्सपीरियंस की भी ज़रूरत होती है। तो जो हमारे सीनियर लीडर्स है वो इतने एक्सपीरियंस्ड है कि हमें उनकी बहुत ज़रूरत है, और हमारे सीनियर लीडर्स हमारे साथ है, इसी वजह से हम आगे बढ़ेंगे। राइट राइट राइट। कल को हमारा फ्यूचर संवारने के लिए वो जो हमें गाइडेंस देंगे, उसी तरीके से तो कांग्रेस को यूथ के जोश की भी ज़रूरत है, और सीनियर लीडर्स की गाइडेंस की भी ज़रूरत क्या है। बात है। तो वी आर लाइक, हमारे लिए दोनों एक है। और जो मुंबई और महाराष्ट्र में कांग्रेस ने जो लॉस किया है अपना, उसको इन फ्यूचर किस तरह से कवर अप कर सकता है अपने ग्राउंड को जो लॉस किया ओके, उसने? मेरे को ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस कभी लॉस होती है, क्योंकि कांग्रेस एक आइडियोलॉजी है। कांग्रेस लोगों के दिल में बसी हुई है।
आपने एक चीज़ सुनी होगी, भले से आपका दोस्त कितने भी साल 5 साल से बीजेपी को वोट दे रहा होगा, आपने उसके मुंह से एक बात तो सुना होगा कि यार कांग्रेस का जो टाइम था ना, एटलीस्ट वो टाइम ना थोड़ा अच्छा था। अच्छा था। मतलब उसमें यार पैसे बच जाते थे, क्योंकि कांग्रेस लोगों के बारे में सोचती है, आपके जेब के बारे में सोचती है। आप अभी राशन तो बांट रहे हो, बट अब वो राशन जब पकने के लिए जाएगा तो आप सिलेंडर 1200-1500 कर रहे हो। तो आप एक बात सोचिए, आप फुकट का राशन देके सिलेंडर का रेट बढ़ा रहे हैं। तो ये कांग्रेस ने कभी नहीं किया। और अब्रार भाई, बीजेपी का जो आईटी सेल प्रोपेगेंडा मशीनरी है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, तो उसको टैकल करने के लिए कांग्रेस क्या कर रही है? हम गांधी जी को मानने वाले लोग हैं भाई, हम उस इंसान के फॉलोअर्स हैं जिनने एक लाठी, एक धोती से अंग्रेज़ों को हटा दिया। मतलब समझ रहे हो, ब्रिटेन वॉज द बिगेस्ट एम्पायर एट दैट टाइम, बिगेस्ट वॉज द बिगेस्ट एम्पायर इन द वर्ल्ड। उस एम्पायर को एक लाठी और धोती पहन के पूरी तरीके से बोलते ना निस्तो नाबूद कर दिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो हम इनके आईटी सेल से डरते नहीं हैं। कांग्रेस डरने वालों की जगह ही नहीं है। हमें तो पहले से यही सिखाया, जब से हम लोग ने पार्टी में हमने ज्वाइन किया, हमने वर्क करना चालू किया, पहली चीज़ हमें यही सिखाया गया है कि भाई हमें हमारा संघर्ष है, हमें लड़ना है, हमारे लोगों के लिए लड़ना है। हम सत्ता के पीछे नहीं भाग रहे हैं। हमें मेन चीज़ ये है कि किसी भी तरीके से लोगों का भला हो। तो कोई डर नहीं है भाई। डर उनको है कि सत्ता चले जाएगी, इसके लिए वो रोते हैं। उनको बिल्कुल। डर बना होता है कि भाई सत्ता चले जाएगी, कुछ भी होगा सत्ता चले जाएगी। इधर के एमएलए फोड़ रहे, उधर से एमएलए फोड़ रहे, क्यों फोड़ रहे? सत्ता की ज़रूरत उन्हें है, बिल्कुल बिल्कुल। हमें लोगों की ज़रूरत है। और कांग्रेस में आप नए वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए यूथ के थ्रू क्या काम कर रहे हैं? देखिए, हम नए वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मेन थिंग है, हमारा जो फोकस है वो एजुकेशन को है। वी फोकस ऑन एजुकेशन। राइट। हम कोशिश करते हैं जितना हो सके एजुकेशन की तरफ हमारा ध्यान हो। बिल्कुल। हॉस्पिटलाइज जितने लोग जितने हमारे दोस्त हैं जो हॉस्पिटल्स में हैं या ऐसे हैं, मेरे बहुत अच्छे एक दोस्त हैं जो डॉक्टर है, तो उनके थ्रू जितना हो सके हम लोग हॉस्पिटली जितना मदद कर सकते वैसा करते। यूथ का मेन फोकस तो देखिए एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और उनके हक के लिए हम लड़ेंगे। राइट। दैट इज़ द ओनली थिंग वी कैन डू। हम सरकार में नहीं है। राइट। सरकार में आने के बाद अगर हमको अगर हमारा मेयर, कांग्रेस का मेयर बैठे, या फिर हमारी अगर बोलते ना हमें सत्ता मिले, तो हमें तो यूथ का ही काम करना है, और किसका काम करेंगे? राइट। राहुल गांधी जी जिस तरीके से एम्प्लॉयमेंट के लिए लड़ रहे हैं, उनका रीज़न यही है कि भाई लोगों को किसी भी तरीके से रोज़गार दो। क्योंकि अगर बच्चे कमाएंगे नहीं, और सिर्फ एक आप 5 ट्रिलियन की जो आप दिखा रहे हो दुनिया को कि भाई इंडिया इज़ बीइंग 5 ट्रिलियन नाउ, तो 5 ट्रिलियन में आप ये तो देखिए हिस्सेदारी किसकी है। लोग 130 करोड़ है और हिस्सेदारी सिर्फ 3 से 2% लोगों की है। तो आप 5 ट्रिलियन उनके लिए बना रहे हो, अपर क्लास के लिए। राइट। जो लोअर क्लास के लोग हैं, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, उनकी तो हालत आप ख़राब करते जा रहे हो। तो दैट इज़ नेवर अ गुड थिंग। और आपको लगता है कि कांग्रेस अभी राहुल गांधी की लीडरशिप में और ज़्यादा स्ट्रांग हो रही है या कहीं वीकनेस है? ये किसी को बताने की ज़रूरत भी नहीं है। ये जो इनका बोलते हैं ना एक पहाड़ बना हुआ था कि मोदी है तो मुमकिन है, 400 पार, उस पहाड़ को पूरी तरीके से राहुल गांधी जी ने निस्तो नाबूद कर दिया। बिल्कुल। नहीं, इस बार तो ऐसी हालत हो गई थी कि सरकार भी बनेगी कि नहीं, इनकी वो हालत हो गई थी। तो ये ताकत तो राहुल गांधी जी की है, जो मेहनत दिखाए उनने, जो उनने ये बोलते हैं ना पूरा ऑपोजिशन मिल के जिस तरीके से अपनी ताकत दिखा रहा है, और जिस तरीके से एक ऑपोजिशन लीडर पूरे का पूरा ऑपोजिशन एक ऑपोजिशन लीडर के साथ चल के एक ये बोलते हैं ना एक ये दिखा रहे कि भाई सरकार, क्योंकि देखो अ पर्सन नेवर ओनली इलेक्ट्स द ये सिर्फ और सिर्फ सरकार नहीं चुनता इंसान। राइट। इंसान जब भी वोट्स होते हैं तो दोनों तरफ वोट्स होते हैं। इंसान सरकार भी चुनता है, एक वोटर, एक इंडियन अपनी सरकार भी चुनता है, अपनी ऑपोजिशन भी चुनता है। बिल्कुल। तो ऑपोजिशन चुनने के बाद अगर ऑपोजिशन सिर्फ चुप बैठे तो फिर वो ऑपोजिशन कोई फायदे का नहीं। और तो साथ ही साथ अपना फ्यूचर भी चुन लेता है वो। ऑब्वियसली 101%। राइट। तो अब उसका सबसे बड़ा कारण यही है कि जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने ये वोट चोरी का बम फोड़े, तो वो तो आपके सामने है कि पसीने छूट रहे लोगों के, हालत ख़राब है।
इलेक्शन कमीशन से ज़्यादा तो इनके लोग बैठ के जवाब दे रहे हैं, अरे ऐसा कैसा बोल रहे हो, अरे ये क्यों बोल रहे हो, अरे आपको थोड़ी सवाल पूछ रहे, इलेक्शन कमीशन को पूछ रहे, इलेक्शन कमीशन को जवाब दे दो। राइट राइट राइट। ये तो वही बात हो गई ना कि मतलब एक भाई को आपने कुछ बोल दिया तो दूसरा भाई उसका जवाब दे रहा है कि नहीं नहीं यार मेरे भाई को मत बोल, वो मेरा भाई है, सामने आ रहा है ये चीज़ें। 400 पार, मोदी है तो मुमकिन है, और ये सारे जो डायलॉग्स थे, मतलब ऐसा लगता नहीं है कि कोई फिल्म बनाई गई जिसके लिए कुछ डायलॉग्स पीआर, लिखे गए, एवरीथिंग इज पीआर है ब्रो, ना? इट इज ऑल पीआर। देखिए उनको ये चीज़ समझ में आ गई है, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी पावरफुल थिंग, इट्स अ वेरी पावरफुल प्लेटफॉर्म। राइट वो सिर्फ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके, मीडिया का इस्तेमाल करके ब्रेन वॉश कर रहे हैं लोगों को और लिटरली आपस में लड़ा रहे हैं। मतलब एक तरफ गांधी जी के पुतले के सामने आप नमन कर रहे हो, एक तरफ आप गांधी जी के पुतले को हार चढ़ा रहे हो, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर जी गांधी जी के पुतले पे हार चढ़ा रहे हैं, उनको नमन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ उनके पार्टी के लोग गोडसे को प्रेस कर रहे हैं। तो ये आपकी मानसिकता बताता है ना कि किस तरीके से आप लिटरली आप एक वो एक बोलते ना, आप आपकी सोच क्या है वो सामने आ रही है। क्योंकि देखिए अगर इस देश में किसी को भी सरकार चलानी है तो उनको गांधी जी को गांधी जी के हिसाब से ही, मतलब जो उनका एक बोलते ना उनको सम्मान दे के ही चलानी पड़ेगी। जो गोडसे को सम्मान देगा वो सरकार नहीं चला सकता। भले से आपके दिल में गोडसे बसा हो, इंडिया फर्स्ट टेररिस्ट आपके दिल में बसा हो, फिर भी आपको नमन करना होगा गांधी जी को ही। राइट राइट राइट। ये देश गांधी जी का देश है। बिल्कुल बिल्कुल। आज ये जो लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस डाल रहे हैं गांधी जी के बारे में, उल्टी फुल्टी बातें कर रहे हैं, तो वो उनको हक भी तो गांधी जी ने ही दिया ना। आज़ाद आज नहीं होते तो उनकी हिम्मत होती है सब बोलने की। राइट राइट। किसी अंग्रेज़ की गुलाम होते या हम ऐसा कुछ होते तो, और इनके बारे में क्या ही बात करना भाई। अबरार भाई 2029 में कम बैक करना है अगर कांग्रेस को, तो कौन सी बड़ी 3 चीज़ें करनी पड़ेंगी? सबसे पहली तो राहुल गांधी जी का साथ देना पड़ेगा। राइट। जिस तरीके राहुल गांधी जी संघर्ष कर रहे हैं और जिस तरीके से राहुल गांधी जी अपना 100% दे रहे हैं, उस तरीके से हर एक कार्यकर्ता को अपना 100% देना होगा। राहुल गांधी जी के साथ उनके कंधे से कंधा मिला के चलना होगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। सेकेंड चीज़, हमें अवेयर होना पड़ेगा कि भाई ये हिंदू मुस्लिम का बबल है, दैट इज़ ओनली अ बबल, कोई किसी का दुश्मन नहीं है भाई। राइट राइट राइट। मेरा भाई है, आप मेरे भाई हो, मैं आपका भाई हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। हम सब एक ही देश है। हर एक इंसान का बोलते ना, हर एक धर्म के लोगों का खून मिला हुआ है इस मिट्टी में। किसी एक धर्म का पर्टिकुलरली या इसने ऐसा कुछ नहीं है भाई। तो फिर ये सबका देश है। राइट राइट। It's India. It's for every person who have बोलते ना, who is an Indian citizen have the right to stay over here, have the right to vote over here. तो that is the most important thing. वो आपको बताना पड़ेगा लोगों को। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ें लोगों तक पहुँचे, लोग समझे, और लोग समझ रहे। आपको ये डिफरेंस दिखेगा सोशल मीडिया पे। एंड थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो हम पूरी तरीके से हमारी सीनियर लीडरशिप कर रही है, वो है यूथ को इसमें टोटली जोड़ना, और यूथ को और सीनियर लीडरशिप को एक साथ चल के इस संघर्ष को आगे बढ़ाना। ये दिस इज़ द मोस्ट 3 थिंग्स विच वी आर डूइंग एंड विल कंटिन्यू इट। आपने बहुत सही कहा कि मतलब जो हिंदुस्तान की खूबसूरती ही इसमें है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, अरे ये हर कॉन्सेप्ट को लेके आप सुन रहे होगे, आजकल नया कॉन्सेप्ट चल रहा है कि गंगा जमुना तहजीब की बात मत करो। अरे वो हमारी तहजीब है, आप कैसा बोल रहे हो, मत बात करो। राइट राइट। अरे भाई हम तुम कितना भी लड़ा लो, हम अभी भी वही करेंगे। मेरे घर पे ईद होगी तो मेरे घर पे सेवई खाने आएंगे मेरे दोस्त। बिल्कुल बिल्कुल। मैं उनके घर पे पूरन पोनी खाने जाऊंगा ही। आप रोक ही नहीं सकते। रोक कर दिखाओ, आप हमें अलग कर दिखाओ। राइट राइट राइट। ये जैसे एक गुलदस्ता होता है, उसमें अलग अलग किस्म के फूल रखे होते हैं, सीधी बात, ये उसी तरह से है। देखिए बहुत सिंपल सी चीज़ है। ये एक हाथ, ये मेरा हाथ है, ये सब उंगलियां अलग अलग है, अलग अलग एक साथ आके मुट्ठी बन रही है ना। तो अभी यही मुट्ठी है जो हम सब एक मुट्ठी है, और ये जब पड़ेगी ना तो अच्छे को उखाड़ के फेंकेगी। और अभी आप गोडसे का नाम ले रहे थे, तो मतलब आज भी जैसे मेरे मन में एक सवाल है, मैं गोडसे को एक ऐसा इंसान मानता हूँ जो दुनिया में जीने की, बोलते ना, उस जैसे इंसान को
जीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि वो उसको जो सज़ा मिली वो बहुत छोटी सज़ा थी। उस जैसे इंसान को बीच चौराहे में मारना चाहिए था, पब्लिक के हवाले कर देना चाहिए था। तो क्योंकि अभी जो हिंदुइज्म में जो गोडसे सरनेम, नहीं गोडसे नहीं सरनेम, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपका वही सोच रहा हूँ कि जो नथुराम गोडसे से सरनेम आ रहा है वही लोग हैं या क्या नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भाई। देखिए मैं आपको एक बात समझाता हूँ। गोडसे, नथुराम गोडसे एक इंसान है। राइट आप उस इंसान की वजह से एक पूरे, अभी मैं मलिक हूँ, राइट राइट। मेरा नाम अबरार मलिक है। हाँ अगर मैंने कुछ गलत किया तो ये वजह से मेरे साथ जितने मलिक हैं आप उनको नहीं बोल नवाब सकते, मलिक राइट? है। हाँ, तो आप ये नहीं बोल सकते नवाब मलिक ने गलत किया या फिर इनने गलत किया, आप नहीं बोल सकते। सना मलिक मेरा ने गलत, सरनेम राइट मलिक राइट है, राइट। आई डिड रॉन्ग, अबरार ने गलत किया। तो नथुराम जी ने जो गलत किया वो गलत किया। राइट राइट। और नथुराम जैसे इंसान को बीच चौराहे में ठोकने का, वो तो देखो एक बहुत सिंपल सी चीज़ है। जो लोग नथुराम जैसे इंसान को अपना आइडल मानते हैं वो आपके सामने है कि उनका हालत क्या है। वो उनका बोलते ना एक मेंटालिटी हो गया है कि भाई जो एक धर्म के खिलाफ है वो अच्छा, भले से वो कुछ भी उनका मानना हो, कुछ भी करना हो, दे आर लाइक कि हाँ वो फिर अच्छा है। राइट राइट। तो उनके बारे में बात ही करना बेकार है। मेरे हिसाब से नथुराम गोडसे वॉज द फर्स्ट टेररिस्ट ऑफ इंडिया। ही वॉज द पर्सन हु किल्ड द मोस्ट ब्रिलियंट पर्सन इन दिस वर्ल्ड। ठीक है, तो उस जैसे इंसान के बारे में बात करके उनको फेम भी नहीं देना चाहिए। right. तो जस्ट लेट दैट थिंग गो अवे। आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस अभी भी बीजेपी का सबसे बड़ा अपोजिशन है? ऑब्वियसली 101%। मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी ही टक्कर देगी इनको, और महाविकास आघाड़ी ही जल्दी यहाँ पे आपको फ़र्क पता चलेगा। देखो वोट चोरी की वजह से जो इन्होंने सरकार बना ली, क्योंकि देखो फ़र्क तो आपको इसमें ही पता चल गया था कि अचानक से आप सोचिए लोकसभा में इतना ज़्यादा इनको पब्लिक हेट कर रही थी, और अचानक से जैसे ही विधानसभा आई तो अचानक से ऐसा नहीं होता है भाई, कुछ तो हुआ होगा ना। अभी इतना दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं है भाई। लिटरली हम लोग के हमारे जो सांसद है उनके हमारे बाजू में और एक सांसद क्षेत्र पड़ता है जहाँ पे लिटरली एक वोट की वजह से, एक वोट या 2 वोट से बोलते ना, पहले स्टार्टिंग में 18 या 19 वोट से महाविकास आघाड़ी जीत चुकी थी। ठीक है, अचानक से एक बड़े नेता आए लिटरली, और वो आके लिटरली हम सब जश्न मनाने बाहर गए, और अचानक से फिर रिकाउंटिंग हुई, और अचानक से एक वोट से वो आदमी जीता, और फिर अचानक से और एक बार रिकाउंटिंग हुई, और अचानक से एक बोलते ना एक मार्जिन आ गया और वो बंदा जीत गया। मतलब ये कैसा 18 वोट से अचानक से वो आदमी जीत गया। मतलब अचानक से ऐसा कैसा, वो वोट कहाँ से आए, और जो वोट यहाँ पे प्लस थे वो गए कहाँ। तो ये सब एक बोलते ना, इससे क्लियर इंसान, ये देखो ये मेरा सवाल है, मैं पूछूंगा ना यार। अगर मैंने वोट दिया हो तो मैं आपसे सवाल पूछ सकता हूँ। अगर मैं आपको ये सवाल पूछ रहा हूँ, यू कांट से मी कि नहीं तो एंटी नेशनलिस्ट है। बिल्कुल। बाबा साहेब अम्बेडकर जी के कॉन्स्टिट्यूशन ने मेरे को ये हक दिया है। ये हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन है जिसको बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने इसीलिए बनाया ताकि ऐसे लोग हमारे पे हुकूमत ना कर पाए, ऐसे लोग हमारे को दबा ना पाए। फिर से बोलते ना एक हायरार्की ना बन जाए कि नहीं भाई राजा का बेटा राजा, राजा का बेटा राजा, वो चीज़ ना हो। तो दैट इज़ व्हाट इट इज़। जैसे अबरार भाई, आपने कांग्रेस की इतनी सारी एडवांटेजेस बताए, बहुत सारी बातें बताई जो कांग्रेस के सपोर्ट में है और थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे 2006 में ट्रेन ब्लास्ट हुआ था बॉम्बे में। तो यहाँ पर 12 लोगों को पकड़ा गया, जिन्हें जेल में डाला गया, और 18 साल बाद मुंबई हाई कोर्ट ने ट्रायल बेसिस पे बताया कि ये बेगुनाह है, गुनहगार नहीं है ये। तो इनका तो पहले 18 साल चला गया जो बेगुनाह थे, अब वो लौट के आने वाला है नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि जो हमारी गवर्नमेंट है उनको बहुत फंडिंग करती है कि आपके 18 साल जीवन के चले गए। तो जब इनको रिहाई मिली तो आपके ही पार्टी की जो वर्षा गायकवाड़ जी हैं, उन्होंने कहा कि उन्होंने इसके अगेंस्ट में कहा कि भाई जो गवर्नमेंट है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, उनसे अपील करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट में इसको लेके जाया जाए और वहाँ पर इसका फैसला किया जाए। तो मैं ये मैं नहीं, जनता जानना चाहती है कि जिस तरह से उन्होंने ये अपील की और आवाज़ उठाई, इसी तरह से एक केस और हुआ था बिल्किस बानो का, जहाँ पर 11 क्रिमिनल
लोअर लेवल के जो कोर्ट हैं वो से वहाँ से लेकर हायर लेवल के जो कोर्ट हैं सुप्रीम कोर्ट तक सबने कहा कि ये जो 11 क्रिमिनल है ये वाकई इन्होंने वो काम किया है, बिल्किस बानो के साथ उनके साथ रेप किया है, उनकी फैमिली को मारा गया जान से। यू आर तो टॉकिंग अबाउट गुजरात, राइट? राइट गुजरात दंगे में जो जो चीज़ें हुई तो वो प्रूफ हुआ था 11 क्रिमिनल का। उसके बावजूद भी उनको जब रिहा किया गया तब ऐसा वर्षा गायकवाड़ जी ने कोई सवाल नहीं उठाया, लेकिन जब बॉम्बे ब्लास्ट के लोगों को रिहा किया गया तो यहाँ पर सवाल उठाया उन्होंने। तो लोग जानना चाहते हैं ऐसा क्यों? देखिए, ये एक बोलते हैं ना, एक कॉन्स्पिरेसी बनाई जा रही है हमारी सांसद के खिलाफ, ठीक है? शी इज़ वेरी डायमंड है, शी इज़ वेरी एजुकेटेड, शी इज़ अ प्रोफेसर। अनएजुकेटेड नहीं है कि बिना सोचे समझे कुछ भी बोलेंगे, शी इज़ वेरी एजुकेटेड। उनका बोलने का मतलब एक बहुत ही सिंपल चीज़ था कि 18 जन जेल में थे, यू आर टोटली राइट, बट एक बात बताइए, कितने जनों की जान गई थी उस बम ब्लास्ट से? काफ़ी लोगों की गई थी। काफ़ी लोगों की जान गई। अब मेरे को एक बात बताइए, ये 18 जन रिहा हो गए, ऑब्वियसली दे आर नॉट क्रिमिनल्स, ठीक है? बट 18 जन अगर रिहा हो गए देन हु आर द क्रिमिनल्स? उनका बोलने का बहुत ही सिंपल चीज़ था, जिसको बीजेपी के साथ और एक पार्टी है जो उनकी भी आईटी सेल बीजेपी आईटी सेल से ही मिली हुई है। ये उसका काम है, वो आके सिर्फ माइक पे ऐसे ही बोल के चले जाते हैं, बट शी इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। उनका बोलने का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था कि अगर ये लोग जेल से छूट गए एंड दे आर नॉट द क्रिमिनल्स, देन हु आर द क्रिमिनल्स? और इसके खिलाफ महाराष्ट्र गवर्नमेंट को जाके अपील करना चाहिए ऑब्वियसली कि भाई चलो ये नहीं है तो मेक श्योर कि हमको ये पता चले कि है कौन मुजरिम ऑब्वियसली। और रही बात बिल्किस बानो जी की, शी आपको अभी ये जो अभी हाईलाइट हुआ है ना, ये हाईलाइट होने का रीज़न ये है कि वो अभी सांसद है और वो अभी मुंबई कांग्रेस की प्रेसिडेंट है, ठीक है? वो जब बिल्किस बानो का भी आपके इसमें था, तभी भी बिल्किस बानो के लिए उन्होंने आवाज़ उठाया, उन्होंने उस चीज़ के लिए हमने प्रोटेस्ट किए थे। वर्षा गायकवाड़ जी ने उस चीज़ के लिए भी ये चीज़ का बोलते ना एक मुद्दा उन्होंने उठाया। ये एक कैसा होता है ना, सोशल मीडिया इज़ अ वेरी बैड बबल, यू नो, कभी कौन सी चीज़ ट्रेंड हो जाए आपको नहीं पता। अभी मैं आपसे बात कर रहा हूँ एंड समथिंग हैज़ बीन ट्रेंडेड, तो सब वो चीज़ याद रखेंगे, और जो चीज़ ट्रेंड नहीं हुई आपसे ऐसी कोई आके उनसे बिल्किस बानो जी के बारे में भी उनने ऐसी सवाल पूछा, उन्होंने यही जवाब दिए कि इनको सज़ा होनी चाहिए, क्यों ये लोग छूट रहे, बट वो चीज़ ट्रेंड नहीं हुई तो बवाल नहीं हुआ। इट इज़ वेरी सिंपल। देखो हम लोग मुंबई के हैं, मुंबई की भाषा बहुत सिंपल है कि अगर बवाल हो रहा है भाई तो ढिंडोरा पिटेगा। और कोई अगर दिख रहा है ना कि मतलब सवाल पूछ रहा है, देखिए आज जो वर्षा गायकवाड़ जी कर रहे हैं, उन्होंने बोलते ना इस मुंबई में उन्होंने नाक में दम करके रखा है सरकार का कि भाई हक दो। राइट। धारावी में अगर ये आप बोल रहे हो कि नहीं मुसलमान को सर नहीं, धारावी में जितने लोग हैं उनके हक के लिए वो लड़ रहे हैं। वहाँ से नॉर्थ सेंट्रल में आया, नॉर्थ सेंट्रल के हर एक मुद्दे पे जिस तरीके से आज वर्षा गायकवाड़ जी लड़ रहे हैं, मेरे को नहीं लगता है कि और कोई लीडर जो अभी मुंबई का और कोई लीडर है वो उतने पावरफुली लड़ रहा है। राइट। तो उनने पूरी तरीके से अपना स्टैंड दिया और हर बार शी सांसद रत्न, राइट ना, शी सांसद रत्न। ये जो पार्टी के डिंडोरा पीटते थे ना कि हमारे वाले भाई ये इतने एजुकेटेड है, शी इज़ अ सांसद रत्न, तो आप उनको आप एक यू कैन फ्रेम एंड टारगेट एनीवन यू वांट, ठीक है? एंड शी इज़ वेरी स्मार्ट एंड वेरी एजुकेटेड। शी डजंट इवन वांट टू आंसर दिस क्वेश्चंस कि मतलब ऐसा हिंदू मुस्लिम। शी इज़ ऑलवेज फोकस्ड ऑन डेवलपमेंट, कि किस तरीके से डेवलपमेंट के बारे में सोचे, किस तरीके से वो अपना बोलते ना अपना सांसदी एरिया डेवलप करा है, उनका वही फोकस है। तो शी नेवर केयर्स अबाउट एनी हेट और एनीथिंग लाइक दैट। तो ये क्वेश्चन एक बबल था जो इनने जानबूझ के क्रिएट किया मुसलमानों की। उनका जो डेजिग्नेशन है, उनकी जो पोस्ट है, तो अगर वो, मैं बता रहा हूँ कि अगर वो एक लाइन भी ना बोले, आधी लाइन ही बोले, तो भी उस चीज़ का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है लोगों को। या ऑब्वियसली तो देखिए कैसा है पता है भाई, बहुत सी चीज़ें बोलते हैं, ताई ने बहुत सी चीज़ों के लिए आवाज़ उठाए, बहुत सी चीज़ों के लिए लड़े। अब मसला कैसा है, आईटी सेल को जो चलाना है वही चलाते हैं। आप समझ रहे हो, जब आपको दिख रहा है कि कोई आपके सामने पत्थर जैसा चट्टान जैसा खड़ा है, जो समझ रहे हो कि एक जो अडानी को भी टक्कर दे रहा है, जो लिटरली बोलते ना सीएम को भी ये बता रहा है कि भाई जो उनके दोस्तों को वो एसआरए के प्रोजेक्ट्स बांटते जा रहे हैं नहीं चलेंगे मुंबई में, ठीक है? तो इनकी हालत पतली हो रही है भाई। तो ये अभी इनको कोई ना कोई मुद्दा दिखाने का है, तो इनको ये दिखाने का है कि भाई इसमें, अरे यार तुम कांग्रेस में भी है कि हिंदू मुसलमान करा के चले जा रहे हो, तो तुम समझ रहे हो ऐसा आईटी सेल है।
भाई यहाँ पे डेवलपमेंट की बात हो रही है और 101% हमें सुप्रीम कोर्ट पे टोटली भरोसा है। तो उनका बोलने का मतलब ये था कि हमें मुजरिम चाहिए, क्योंकि भाई इतने लोगों की जान गई है। 18 साल से जो मेरे भाई वहाँ पे थे वो छूट के आए, उसके बाद वो तो बेगुनाह थे, तो चलो वो जेल में थे। मेरे को एक बात बताओ, उनके लिए सरकार क्या कर रही है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उनका यही सवाल है कि भाई सुप्रीम कोर्ट में जाके PIL फाइल कीजिए और हमें ये जवाब दीजिए कि मुजरिम है कौन, असली मुजरिम कौन है, और उसको सजा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। और क्यों, मतलब भाई वो जितने लोग मर गए उनकी जान का कोई उसमें क्या मुसलमान नहीं थे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप एक बात बताइए, अगर ऐसी ही कल को कोई भी केस बंद ही होना है, सब केस बंद ही होना है, तो जिनकी जान जा रही है उनके परिवार नहीं थे। अभी वहाँ पे ऐसे बच्चे मरे होंगे, ट्रेन में कितने बच्चे मरे होंगे, कितनी औरतें मरी होंगी, कितने आदमी मरे होंगे, तो उनके घर वाले, उनका परिवार नहीं था, तो थे ना। तो लेकिन देखिए अभी मतलब वो जो ऐसा केस था कि उसको वहीं पर पूरा छानबीन करके वहां पर जो वाकई जिसने किया है, जो क्रिमिनल है, उसको सजा होनी चाहिए थी। ऑब्वियसली उसको 18 साल खींचने के बाद बोला जा रहा है कि यार अब्रार मलिक आप बेगुनाह हो, सॉरी। नहीं, आई अंडरस्टैंड दैट इज एक, मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि ऑब्वियसली दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट। ठीक है। अगर आप 18 साल आप जेल में थे, आपको अगर 18 साल ट्रायल के बाद आपको ये पता चल रहा है दैट दैट पर्सन इज नॉट इन द कॉन्विक्ट, दैट इज टोटली क्लियर। बट इसका मतलब ये नहीं है ना भाई कि हम लोग ये ना पूछे, अभी इनको इंसाफ मिलना चाहिए, गवर्नमेंट का काम है। मैं तो क्लियरली बोल रहा हूँ, 18 साल के हिसाब से इनको हर्जाना मिलना चाहिए। राइट। वो गवर्नमेंट देगी, सुप्रीम कोर्ट वो चीज़ का ऑर्डर देना चाहिए, और उनको ये गवर्नमेंट का काम है ना भाई। वर्षा ताई तो ये नहीं कर सकते ना। मेरे को एक बात बताइए, वर्षा ताई जी कल जाके अगर ये बोले कि नहीं इनको हर्जाना दो, MIM के एक कैंडिडेट हैं अतीक, मेरे को एक बात बताइए, वो 18 जन को MIM की तरफ से या कोई भी ऐसी पार्टी जो मुसलमानों का ढिंडोरा पिट रहे, उनने क्या हर्जाना दिए? आमदार यहाँ पे MIM के आमदार सिर्फ और सिर्फ बोलते हैं ना फडणवीस जी के आगे पीछे घूमने का काम करते और कुछ नहीं करते। तो ये सब दिखावा है भाई, और कुछ नहीं है। MIM के एक कैंडिडेट हैं अतीक अहमद खान। ओके। तो उन्होंने कहा कि जो गोडसे के मानसिकता के लोग हैं, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ जी के जो पार्टनर हैं उनका नाम है राजू बाबू गोडसे। तो यहाँ पर जो वर्षा जी ने स्टेटमेंट दिया है, अब उसको तोड़ मरोड़ के जैसे भी पेश किया गया, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये अतीक सर कह रहे हैं कि भाई ये वर्षा गायकवाड़ जो है वो गोडसे की मानसिकता की हैं, भले अच्छा, ही। मेरे को एक बात बताइए भाई, ये तो वही कॉन्सेप्ट हो गया ना कि ये तो MIM में और बीजेपी में, मैं आपको क्लियर बोल रहा हूँ ना, MIM बीजेपी इज नो डिफरेंस। जब वोट लेने जैसे कि बीजेपी ये बोलती है कि कोई अगर किसी ने अल्लाह अकबर बोल के किसी को मार दिया तो सब मुसलमान एक जैसे है, तो इनमें और उनमें कोई फर्क ही नहीं है ना। यू आर टारगेटिंग अ पर्सन जस्ट बिकॉज ऑफ हिज सरनेम। ही इज अ वेरी रिस्पेक्टफुल पर्सन, ही इज वेरी एजुकेटेड पर्सन, एंड ही लिटरली वर्क्स फॉर, मतलब वो बहुत मेहनत करने वाले इंसान है। ही इज नेवर, वो कभी भी, मतलब बोलते हैं ना आप, मैं राजू भाई को इतने अच्छे से जानता हूँ। ही इज अ पर्सन लिटरली, मतलब एक सांसद बोलते हैं ना, उनके घर पे एक सांसद, कई टाइम मंत्री, मतलब इतना एक वो नहीं कर, ही गोज बाय, बोलते हैं ना आप, अगर आपको कोई काम है आप कभी भी उनको कॉल करके, ही विल पिक योर कॉल एंड ही विल लिटरली सुनते हैं वो। आपको एक बात बताइए, ताई के घर पे लिटरली 11 बजे से लेके दोपहर के 3 बजे तक राजू भाई बैठे रहते कि लोगों की बात सुनो। क्या बात है। एंड ही इज़ दैट काइंड ऑफ पर्सन। तो बस जस्ट बिकॉज उनका सरनेम, दो जन का सरनेम एक जैसा है, तो ये तो वही मैं तो आपको क्लियर बता रहा हूँ ना कि MIM एक ही पहलू के दो हिस्से, एक सिक्के को आप उछालोगे तो या तो चिट आएगा या तो पट आएगा। अगर आपको मुसलमानों को ये करना है तो आप बीजेपी का यूज़ करते हैं। देखिए कैसा है मालूम क्या, ये जो है ना ऊपर बैठे हुए, इनका बहुत क्लियर कॉन्सेप्ट है कि अगर मुसलमानों का ये करना है ना तो बीजेपी को छोड़ देते हैं, और अगर हिंदू, मतलब कोई हिंदू पर्सन इज़ अ हिंदू, तो MIM आके बोलेगी कि नहीं देखो ऐसा है। मतलब काम दोनों का एक ही है, एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं ये, जो आपको लिटरली जस्ट बिकॉज उनका सरनेम सेम है, आप उनको टारगेट करके, एक टारगेट बेस, आप एक बोलते ना, आप कुछ काम तो बता नहीं पाए। आप आके लिटरली आप नॉर्थ सेंट्रल में आके देखिए जिस तरीके से वर्षा गायकवाड़ जी काम कर रहे हैं, जिस तरीके से वो हर एक की बात सुन रहे हैं, मतलब हर एक को आगे लेके चल रहे हैं, जिस तरीके से हमारी नेता वर्षा ताई गायकवाड़ जी, एक बोलते ना एक अकेली, एक ऐसी औरत, मतलब जो दिखा रही कि वुमेन एम्पावरमेंट की ताकत क्या है, और जिस तरीके से वो हर एक मुद्दे के लिए लड़ रहे, जिस तरीके से वो आए दिन अपने सांसदीय एरिया में जो डेवलपमेंट कर रहे हैं,
तो ये डेवलपमेंट को इन लोग किसी भी तरीके से लोग बोलते हैं ना अटैक कर ही नहीं पा रहे। तो अभी इसमें इन लोग को एक ही ऑप्शन आता है। देखिए कैसा है ना, बोलते हैं ना जब कुछ भी नहीं आया तो एक ही चीज़ आती है इनको कि भाई हिंदू मुस्लिम का कॉइन फेंको। तो बस ये वही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आप मेरे को एक बात बताइए, इनका एक आमदार था, ठीक है, बाइकल्ला में इनका एक आमदार था। उस बाइकल्ला के आमदार ने क्या किया, बाइकल्ला के लोगों ने उसको क्यों हटा दिया? बाइकल्ला के आमदार ने सिवाय टीवी में आके हिंदू मुस्लिम करने के और सिवाय बोलते ना अपना एक ऑफिस बना के वहाँ पे बस, भाई वो आदमी लिटरली, मैं अच्छे से बोलते ना मैं उनको जानता, मतलब ऐसा पर्सनल, मैंने जब उनको टिकट मिली तो वो किस तरीके से आया मैं उनको जानता था। उसके बाद उनके पास रेंज रोवर आ गई, ये आ गई, तो ऐसी आ गई। मैं अभी जान दीजिए, मैं एक बहुत क्लियर आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि अगर आप राजनीति में आप देख रहे हो ना कि कोई नेता आया और उस नेता ने एक ही टर्म में बहुत सारी गाड़ियाँ खरीदी, बहुत सारे घर खरीदे, उसके बच्चे बाहर पढ़ने चले गए, तो समझ जाइए भाई कि वो रोटी सेकने आया था, रोटी सेका और चले गया। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ये बोलने की बात है। आप आए एक लश्कर लेके, आपने लश्कर लेके वहाँ पे आके आप खड़े हुए और आप वहीं से यूटर्न मार के चले गए। आपको जो आप सिर्फ एक बोलते हैं ना, आपको सिर्फ और सिर्फ पीआर दिखाना है। आप मुसलमानों के नाम पे सिर्फ वोट मांगने आ रहे हो। और अब मुसलमान इतने समझदार है भाई, मुसलमान जानते हैं, हर एक हिंदुस्तानी जानता है कि भाई उनको क्या करना है, कि उनका देखो भाई, हिंदू मुस्लिम करने से किसी का पेट पलने वाला नहीं है। हिंदू मुस्लिम करने से किसी के घर में अनाज आने वाला नहीं है। जब पेट को भूख लगती है ना भाई, तो काम ही दिखता है। तो obviously talk about, if you want to be a leader, if you want development, please talk about education, right. Please talk about development, please talk about job opportunities. उसके अलावा आप जो भी बात कर रहे हैं ना, वो फिजूल की बात है, कॉन्स्पिरेसी है, फेम खाने की चीज़ है, जो हम लोग कभी चाहेंगे ही नहीं और कांग्रेस कभी चाहती ही नहीं है। और अबरार भाई, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मेरा बॉर्न हुआ है, तब से ही मैं कश्मीर में कुछ ना कुछ मुद्दों को लेकर देखता रहता हूँ कि कुछ ना कुछ चीज़ें हो रही है। और पिछले दिनों जो पहलगाम का मामला हुआ वो बहुत दर्दनाक था। तो आपको क्या लगता है कि जो हमारे टूरिस्ट थे या जो हमारे भारतीय लोग गए हुए थे वहाँ एज ए टूरिस्ट घूमने के लिए, वो जो अटैक हुआ वो वाकई आतंकवादी ने आकर किया या फिर इंटरनली प्लान था ये सब प्लान? देखिए भाई कैसा है ना, लिटरली मैं पहले तो सबसे पहले ये चीज़ बहुत गलत है जो भी वहाँ हुआ। इट्स लाइक वेरी वेरी बैड। हर एक इंसान की जान की कीमत होती है। बिल्कुल, ठीक है, किसी को ये बोल के मार देना, किसी को धर्म के नाम पे मार देना, दैट इज़ समथिंग वेरी रेडिकुलस। आप किसी को अल्लाह अकबर बोल के मारो, आप किसी को जय श्री राम बोल के मारो, या आप किसी को कोई भी चीज़ बोल के मारो, यू हैव नो राइट्स टू किल एनीवन। राइट। और कोई धर्म ये नहीं सिखाता, इस्लाम ये बिल्कुल नहीं सिखाता कि आप किसी को मारो। इट इज़ ऑल फेक। ये कैसा है, देखिए आप मेरे को एक सिंपल बात समझाइए, जब भी देश में कोई सवाल उठता है, देखिए ये कॉन्स्पिरेसी की बात नहीं है, मैं एक बहुत सिंपल क्वेश्चन, एक बोलते ना, एक आम इंसान से, मैं एक ही इंसान, कोई भी एक जो एक नॉर्मल सोच सकता है इंसान, उससे एक ही सवाल पूछना चाहता हूँ कि जब भी देश में इलेक्शन नज़दीक आते हैं, जब भी देश में कुछ ऐसा मुद्दा उठता है जिसकी वजह से, जैसे कि अडानी पोर्ट का मुद्दा उठा, 1400 किलो वहाँ से ड्रग्स का हुआ, या तो फिर ऐसा कोई मुद्दा जहाँ पे इथेनॉल वाला मुद्दा हुआ, जहाँ पे बहुत बड़ा स्कैम दिख रहा है किसी को, तो अचानक से ऐसा कैसे हमला हो जाता है? और ऐसे मेरे को एक बात बताइए, मैं अभी यहाँ से एक सलिया लेके रोड पे चलूँ, बहुत ही सिंपल, मुंबई पुलिस तो माशाल्लाह एवरीवन नोज दैट मुंबई पुलिस इज लाइक, आप कुछ कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, और कोई भी आज के टाइम पे जो भी जितने भी है सब, भाई मुंबई पुलिस इज वेरी कोऑपरेटिव एंड मुंबई पुलिस इज वेरी गुड। दे इज लाइक फॉर एवरीवन दे स्टैंड। तो अगर मैं यहाँ से अभी एक सलिया लेके निकलूँ, मैं यहाँ से थोड़ा क्रॉस करूँगा, मेरे को पुलिस से कोई ना कोई पकड़ लेगा। राइट। समवन विल कंप्लेन। अगर मैं आपने मुझे देख लिया दैट आई एम गोइंग वॉकिंग विद अ स्टिक और समथिंग लाइक दैट, और दिख रहा है कि भाई मैं हमला कर सकता हूँ किसी पे, तो कोई ना कोई फ़ोन करेगा और 10 मिनट 20 मिनट 25 मिनट फटक से कोई ना कोई वो करेगा। लिटरली सम पीपल आर वॉकिंग विद गन्स, दे आर ट्रैवलिंग फ्रॉम वन प्लेस टू। अब ऐसा तो नहीं कि जमीन खोद के आसमान से निकले लोग, आसमान से टपके। राइट। या तो दे हैव कम फ्रॉम द बॉर्डर्स, एंड इफ दे हैव केम फ्रॉम द बॉर्डर्स, हाउ दे क्रॉस द बॉर्डर्स। और अगर ऐसा कुछ है, मेरे को एक बात बताइए
ये बोलते हैं ना एक बहुत ही सिंपल सा चीज़ है, जब भी ऐसा हमला होता है ना तो बीजेपी का एक काम है कि इसमें हिंदू मुस्लिम करके अपना पलड़ा झाड़ लेना। भाई कांग्रेस इज़ अ रिस्पॉन्सिबल थिंग। यही चीज़ जब 26/11 में कांग्रेस के राज में हुआ था, लिटरली हमारे होम मिनिस्टर जी ने रिज़ाइन किया था, मुंबई के जो चीफ मिनिस्टर थे वो वक्त के, उनने रिज़ाइन किया था विद इन लाइक 10 to 15 days। यहाँ पे तो बात चले जाती है, पद से तो हटने वाली बात ही नहीं है, मतलब रेजिग्नेशन की तो बात ही मत करो भाई, हम कुछ भी गलत करें चलेगा। अरे भाई कैसे आपके इंटेलिजेंस के होते हुए वहाँ पे बॉर्डर के वहाँ पे इतने लोग होते हुए, हमारे इतने सिपाही होते हुए, मतलब किसी ने तो वो किया है ना। और तो जो वो किसने किया देश है? का इतना सेंसिटिव एरिया है वहां पर आपकी सिक्योरिटीज नहीं है। नहीं, ऑब्वियसली सिक्योरिटी है, ये गलत बात है। मैं आई एम अ कश्मीरी, इट इज़ टोटली सिक्योर। नहीं, मैं उस ये टाइम मान ही नहीं जब सकता, जब पहलगाम अटैक हो रहा आई है। डोंट बिलीव इट कि हमारी आर्मी के होते हुए एनी वन कैन क्रॉस द बॉर्डर्स। इनको गन्स किसने पहुंचाई, ये सब के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने का छोड़ के दे आर इन्वेस्टिगेशन अबाउट, उनको तो कुछ मतलब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है, उनको सिर्फ हाँ ये मुसलमान हम हिंदू। अरे यार तुम जंग की बात कर रहे हो, हम आपको जंग बहुत प्यारा लगता है। देखिए कैसा है ना, मुंबई में बैठ के, गुजरात में बैठ के, महाराष्ट्र के कोई कोने में बैठ के, या फिर राजस्थान में बैठ के कश्मीर में जंग हो रही है ना तो बहुत प्यारा दिख रहा है, सब बम फोड़ रहे, सब खुश हो रहे। बट यार हमारा घर पुंछ में है, बिल्कुल लिटरली मैं पुंछ से हूँ, तो हम वी शेयर बॉर्डर्स, दे आर ऑल्सो इंडियंस, ऑब्वियसली वी आर इंडियंस। आप ऐसा क्यों देखते हो कि मतलब कश्मीरी इंडियंस नहीं है क्या, हम इस देश के नहीं है क्या? जब भी आप बात करते हो कश्मीरियों की तो आप ऐसे बात करते हो कि हम लोग कुछ अलग है। नहीं भाई, हम इस देश के हैं, वी आर इंडियंस, नो मैटर हाउ मच यू से और वॉट एवर यू से, वी आर इंडियंस। तो ये हमारा हक है भाई, हम बोलेंगे, अगर हमें तकलीफ हो रही है तो हम बोलेंगे। आप क्यों हमें टेररिस्ट बताना चाहते हो? अगर जंग भी हो रही है, अगर मेरा घर आपको बहुत प्यारा लग रहा है, अगर हम जंग के बारे में बात कर रहे हैं कि यार जंग नहीं होनी चाहिए, तो लोग बोलेंगे कि अरे ये टेररिस्ट। नहीं भाई, तुम्हारे घर के बाहर अगर जंग होगी तो तुमको पता चले, जब तुम्हारा नुकसान होगा, तुमको डर ये होगा कि तुम्हारी माँ घर में बैठी है, या तुम्हारी बहन घर में बैठी है, या तुम्हारा बच्चा घर में बैठा है, और तुमको ये डर होगा कि कभी भी बम गिर सकता है, कोई भी चीज़ मेरे सर पे गिर सकती है। आप बोलोगे कि जंग नहीं चाहिए। बट अगर आप जंग लड़ने के लिए, हम जान देने के लिए तैयार हैं, हम बॉर्डर्स वाले। ये महाराष्ट्र हो या कोई भी एरिया या कोई भी जगह पे, आप मुंबई में बैठे हो, आप गुजरात में बैठे हो, आप बैठ के ये बोल सकते हो कि बट यार हम बॉर्डर्स पे बैठने वाले हैं, हमारे ख़ानदान के बहुत से लोग आर्मी में होते हैं, वी आर कश्मीरीज। हमारा बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है, जो हमारे बच्चे होते हैं ना, जब नौजवान होते हैं, ये बोलने की बात है कि नहीं ये ऐसा है वैसा है। मोस्ट ऑफ द पीपल इन आर फैमिली आर इन इंडियन आर्मी। आप हमें क्या देशभक्ति सिखाओगे? हमारे घर के बहुत से लोग देश की सुरक्षा करने के लिए अपनी जान दे देते हैं, अपनी जान पूरी तरीके से निछावर कर देते देश पे। तो ये सिर्फ एक बोलते हैं ना एजेंडा है, जस्ट टू डिफेम कश्मीर। भाई ठीक है, कुछ हो रहा है तो ये हमारा काम, हम क्या करें बताओ? हमें ब्लैकआउट कर दिया जा रहा है, हमें दबा दिया जा रहा है, आप ये क्यों कर रहे हो? हम भी तो यही देश का हिस्सा है ना, ये देश हमारा है, आप हमको अलग नहीं कर सकते हो। आप कोशिश करते रहो, आपकी पुश्ते चले जाएगी, बट आप हमारे देश को हमसे अलग नहीं कर सकते। बिल्कुल। देखो कुछ बोलते ना, आप एक पेड़ देख रहे हो, उसमें एक आम खराब है, तो आप ये नहीं बोल सकते कि पूरा पेड़ खराब है। अगर कश्मीर में कोई कुछ गलत कर रहा है या कुछ गलत हो रहा है, तो आप इसकी वजह से पूरे स्टेट को गलत नहीं बता सकती है। उस स्टेट में जितने जन, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई हम सब गलत है। हमें पता है कि हमारे देश में, हमारे दिल में देशभक्ति कितनी है, और आपको हमें वो बता, ये आपके सर्टिफिकेट की हमें ज़रूरत ही नहीं है। आप कौन है हमको सर्टिफिकेट देने वाले? बिल्कुल। बस इतनी सी बात। इमरान प्रतापगढ़ी की एक नज़्म मैंने बहुत पहले सुनी थी, जो कश्मीर के पूरे दर्द को बयान करती है। ना बुज़ुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूँ, जिसको मिलकर के बरसों से लूटा गया, ऐसी उजड़ी हुई एक जागीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ, हाँ मैं कश्मीर हूँ। तो उनकी बहुत वायरल नज़्म है। इट्स वेरी सिंपल भाई, कश्मीर के बारे में बात करने बैठोगे ना, अगर आप सच बोलोगे और अगर आप ये करोगे, आपको बोलने नहीं दिया जाएगा। राइट। आपको, आप इफ़ यू आर अ कश्मीरी, मेरे को आई हैव सीन दैट इफ़ यू आर अ कश्मीरी, पब्लिक के दिमाग में ये है कि दैट यू हेट इंडिया।
भाई आई कांट हेट इंडिया, इट्स माई कंट्री। क्यों आपके दिमाग में ऐसा है? आपके दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा है ना, इट्स वेरी सिंपल यार। मतलब मूवीज में दिखा रहे हैं ना कि मतलब सर पे साफा बांधा हुआ है, आंखों में काला सुरमा भरा हुआ है, तो मतलब हाँ भाई ये तो टेररिस्ट ही है। नहीं भाई, ऐसा नहीं है। अबरार भाई, पहलगाम अटैक के बाद सबसे बड़ा जो असर हुआ कश्मीर पर वो क्या हुआ? देखिए, सबसे बड़ा असर पहलगाम के बाद ये हुआ कि टूरिस्ट का जो हमारा ये, देखिए वी आर मोस्ट ऑफ लाइक हमारा जो है इकोनॉमी जो है टूरिज्म के ऊपर है कश्मीर का। तो इट्स लाइक टूरिज्म इफेक्ट हुआ है। और देखिए ये बहुत बुरी तरीके की बात है, हम चाहते ही नहीं। हम तो चाहते हैं कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे कंट्री के जो होम मिनिस्टर जी है, क्योंकि ऑब्वियसली ये डिफेंस का काम है, ये होम मिनिस्ट्री का काम है। आप क्यों ऐसे हमले हो रहे हैं, राइट, हमें उसका जवाब आप दीजिए। आप हमें क्यों सवाल कर रहे हैं? हमारा क्या लेना देना है? हम तो सिटीजन्स है, राइट? हमारा काम है वोट देना, हमारा काम है टैक्स पे करना, हम लोग वो करेंगे। हमें कुछ गलत लगे हम आवाज़ उठाएंगे। हमें ये बताओ कि भाई बॉर्डर के वो पार से लोग यहाँ पे आने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं? और अटैक होने के बाद मोदी जी ने कहा कि पानी और खून एक साथ नहीं बह सकता, उसके बावजूद पानी रोक दिया गया पाकिस्तान का, ऐसे बताया गया। और फिर जितने भी सेलिब्रिटीज़ थे उनके इंस्टा अकाउंट को बंद कर दिया गया, यूट्यूब पर उनकी जो चीज़ें हैं वो नहीं दिखाई गई। और उसके बावजूद भी आप देखें अभी पिछले दिनों इंडिया पाकिस्तान का मैच, देखिए बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। मैं आपको एक बात बताता हूँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच हो या कुछ भी हो, ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि इनको सिर्फ दिखावा करने आता है, इनको लोगों के सेंटिमेंट से वोट बनाने आता है। ये पैसों के पुजारी है, ठीक है? इनको सिर्फ पैसे से मतलब है। यही अगर माननीय बाला साहब ठाकरे जी रहते हाँ महाराष्ट्र में अभी, तो इनकी हिम्मत होती, क्योंकि शिवसेना हमारे अलायंस पार्टी ने स्टैंड लिया। राइट। दे सेड कि हमें नहीं, हमने नहीं देखा। क्यों नहीं देखा भाई? हमको उनके साथ बात ही नहीं। देखिए आप अपने हिसाब से अपनी रोटी नहीं सेक सकते ना कि नहीं भाई उनने हाथ नहीं मिलाया तो बहुत अच्छी है, बट खेले ही क्यों? राइट। व्हाई डिड यू प्लेड? रीज़न क्या था? बहुत सिंपल रीज़न बताएंगे, नहीं वो ऐसा है तो करना चाहिए वैसा। मतलब आपका बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है कि जब आप सरकार में नहीं रहोगे तो आपको ये सब रीजंस याद नहीं रहते, तब आप बोलते हो कि क्यों हो रहा है। और आप जब सरकार में आए तो आपको रीजंस याद आ रहे। राइट। और क्या मतलब क्या ही हो जाता था कि जय शाह की पोस्ट चले जाती, इसलिए लड़ा है, मतलब ज़रूरी था ये, जय शाह जी की पोस्ट चले जाती, या फिर ऐसा कुछ हो जाता कि उनका पैसा लगा हुआ होगा। राइट। अभी ऑब्वियसली यार, मैं सरकार तुम्हारी, ठीक है, बीसीसीआई तुम्हारी, आईसीसीआई तुम्हारी, लोग तुम्हारे, सब कुछ तुम्हारे होने के बाद तुम एक मैच नहीं खेलने मना कर सकते थे। तो बोले तो ये तो सिंपल सी बात है ना भाई, पैसा कमाना था, पैसा कमाना था। बॉर्डर पे जान जा रहा है, खेल और जान कभी एक चीज़ नहीं हो सकती है भाई। दैट इज इंडियन आर्मी, यू कांट कंपेयर इट टू क्रिकेटर्स। दे आर ऑल्सो लाइक they are doing their work obviously, and they are doing their work respectfully. right. We respect their job and everything, but यार एक होता है ना कि हर एक चीज़ का एक अलग ओहदा होता है। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट इंडिया, तो इंडियन आर्मी की कुर्बानी को आप इतनी सस्ती नहीं समझ सकते कि यार, या इंडियंस की कुर्बानी इतनी सस्ती नहीं हो गई। और अभी आप पहलगाम अटैक की बात कर रहे हो, लद्दाख में जो हुआ, एक प्रोटेस्ट चालू था। आप ये लोग सिर्फ मीडिया में एक ही चीज़ क्लियर बताई जा रही है कि भाई बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया, बीजेपी का ऑफिस फूंक दिया। भाई वो आक्रोश का रीजन 4 जन को आपने गोलियां मार दी। राइट, वो कोई नहीं बता रहा। 4 जन को गोली मारने के बाद उस 4 जन में से एक लिटरली कारगिल वॉर हीरो था। उनके पिताजी अभी दर दर पे घूम रहे कि मेरे बेटे को इंसाफ दो। ही वॉज अ फाइटर ऑफ दिस कंट्री, ही वॉज द हीरो ऑफ दिस कंट्री, एंड यू किल्ड हिम। और उसके बाद आक्रोश नहीं होगा तो क्या होगा? और देखिए, वायलेंस इज नेवर एन आंसर। जो भी हुआ इट वाज रॉन्ग, वायलेंस नहीं चुनना चाहिए था। बट आप एक बात बताइए, आपने वायलेंस क्यों चुना? आपको कौन ये सवाल पूछेगा? बिल्कुल। और जब विदाउट वायलेंस वहाँ पे प्रोटेस्ट इतने दिनों से हो रहा था, तो आपने क्यों नहीं सुने और क्यों नहीं गए जाके वहाँ पे एक्शन लिए? और आप सोनम वांगचू जी को ऐसे ही उठा के बस डाल दे रहे हो जस्ट बिकॉज की। और ये देखिए, इनका आईटी सेल के अलावा इनके ये व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए लोग हैं। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे अचानक से एक वीडियो आया जिसमें अभी मैं आपको कुछ बोल रहा हूँ, इसमें से अगर आपने आधी क्लिप काट के कुछ डाल दिए तो यार आप उसको जेल में डाल दे रहे हो इंसान को। आप, और ऐसा भी नहीं कि उसकी पूरी क्लिप नहीं है,
पूरी क्लिप लिटरली है। और आप बोल रहे हो नहीं वो बांग्लादेश गया, अरे तो वो अपना क्या बोलते हैं वो यहाँ पे गए, क्या बोलते हैं पाकिस्तान गए। तो पाकिस्तान जो भी जा रहा है वो जो पहले अपनी लाइफ में पाकिस्तान गया वो गलत है ऑब्वियसली। तो मोदी जी शाहनवाज शरीफ के बेटे या बेटी की शादी में अचानक से पहुंच गए बिन बुलाए, तो ये भी देशद्रोही है फिर। जस्ट बिकॉज आप करोगे तो सही और दूसरा कोई रीजनली भी गया तो वो गलत। तो ये रीजन समझ में नहीं आ रहा है ना हमको। आपने अगर बोले तो हमको ये समझाइए, आप गए तो आप इनको भी देशद्रोही बोलिए। दैट इज द ओनली कॉन्सेप्ट विच वी गो फॉर। आपने हाफ रील कटिंग की बात की तो या वो अच्छा आइडिया दिया, अभी आपका हाफ रील कटिंग डालेंगे, कोई इशू नहीं भाई। उसके बाद जो अवरार भाई अभी हमारा अगला सेगमेंट है, मैं आपको एक वर्ड दूंगा, आपको उसके बिहाफ में एक फ्रेज लौटाना है। फर्स्ट है यूथ। यूथ फ्यूचर ऑफ नेशन। मुंबई। मुंबई हार्ट ऑफ महाराष्ट्र। क्या बात। कांग्रेस का सबसे बड़ा स्ट्रेंथ। राहुल गांधी जी। सबसे बड़ा वीकनेस। इंटरनल पॉलिटिक्स। मुंबई पॉलिटिक्स इन वन वर्ड। सून टू बी माफिया। यूथ कांग्रेस। यूथ कांग्रेस अ प्लेटफॉर्म फॉर एवरीवन। कश्मीर। जन्नत। कश्मीर का बेस्ट फूड। आई विल गो फॉर वाजवान। क्या बात। बेस्ट विजिट मंथ्स फॉर कश्मीर। I think so June, July is the best time to visit Kashmir because you will be able to see nature over there. बहुत से fruits. You will see blossom over there. और मैंने सुना है कि कश्मीर में जो है टूरिस्ट को बहुत सारे लोग ऐसे ज़्यादा अमाउंट भी चार्ज करते हैं, तो जो टूरिस्ट जा रहे हैं उनको किन लोगों से बचना चाहिए कश्मीर? नहीं देखिए ये हर जगह कुछ लोग ऐसे होते हैं, बट अगर आप कश्मीर घूमना चाहते हैं तो आप टूरिस्ट स्पॉट से ज़्यादा आप कश्मीर के ऐसी जगहों पे जाए। कश्मीर पूरी तरीके से एक खूबसूरत जगह है, आप कहीं भी जाइए। आपको अगर कश्मीर घूमना है आइए पुंछ। क्या बात है, आएंगे ज़रूर आएंगे हम लोग कभी भी। अगला सेगमेंट है दिस और दैट का, आपको एक सेलेक्ट करना है। ओके। पॉलिटिक्स या सोशल वर्क? सोशल वर्क। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी? बहुत। मुंबई या कश्मीर? देखिए मुंबई ऑब्वियसली बिकॉज मेरी रोज़ी रोटी मेरा बिजनेस सब कुछ मुंबई में ही है ऑब्वियसली, और हमें सब कुछ मुंबई नहीं दिया है, महाराष्ट्र नहीं दिया है, तो ऑब्वियसली मुंबई। कश्मीर इज़ ऑलवेज हार्ट। क्या बात है। आपने बताया कि रोज़ी रोटी आप वैसे प्रोफेशनली मतलब पॉलिटिक्स में तो है ही, लेकिन बाकी चीज़ें? हमारा सिक्योरिटी का बिज़नेस है। डैड के टाइम से डैड ने सिक्योरिटी का बिज़नेस चलाया, फिर उसके बाद हमने वो टेक ओवर किया। हमारा सिक्योरिटी का बिज़नेस है, और भी बहुत से ऐसे बिजनेसेस है जो मतलब मैन पावर बिजनेसेस और ऐसे बिजनेसेस है जो हम करते हैं। क्या बात। डेवलपमेंट या आइडेंटिटी पॉलिटिक्स? डेवलपमेंट। ट्विटर या ग्राउंड एक्टिविज्म? ग्राउंड एक्टिविज्म ऑब्वियसली। सीनियर लीडरशिप या यूथ लीडरशिप? आई थिंक सो सीनियर लीडरशिप। यूथ लीडरशिप को ज़रूरत है सीनियर लीडरशिप की, तो आई विल गो फॉर सीनियर लीडरशिप। अलायंस पॉलिटिक्स या इंडिपेंडेंट पॉलिटिक्स? इट डिपेंड्स। बीजेपी को हराना हो तो अलायंस, ठीक है, और अगर यू हैव टू ये तो भाई हम अकेले, अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो हम अकेले भी लड़ने तैयार हैं। क्या बात। पावर या पब्लिक सर्विस? पब्लिक सर्विस। आखिर के 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है कि आने वाले टाइम में, अगले 5 साल में, 10 साल में यूथ के लिए आपके पास क्या प्लान है फ्यूचर? देखिए कैसा है हमारा प्लान अभी, वी आर गोइंग फॉर वी आर ट्राइंग कि वी वांट मुंबई टू बी ड्रग फ्री। क्या बात। We are going to soon have a meeting with Honorable Commissioner of Mumbai, DCP of every zone. हमारी यूथ कांग्रेस की पूरी टीम जाएगी और ये ड्रग फ्री मुहिम चलाएगी। हम लोग चाहते हैं कि देखिए कैसा है, एक बार ड्रग्स इज़ समथिंग ना जिसकी वजह से हमारी पूरी की पूरी जनरेशन बर्बाद हो रही है। वी वांट कि ड्रग्स जो बेच रहे उन पे फोकस किया जाए और उनको पकड़ा जाए, ना कि उनको जो उसको कंज्यूम कर रहे हैं। राइट। क्योंकि कंजम्पशन वालों को आप कितना भी पकड़ो, जब तक बिकना बंद नहीं होगा तब तक कंजम्पशन बंद होने वाला नहीं है। तो दैट इज़ आवर मेन फोकस। सेकेंड थिंग, हम कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बना पाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को जॉब्स के और उसमें हेल्प कर पाए। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एजुकेशन स्ट्रीम में जो हमारे से हो सके हम वो करें।
क्या बात है। और आपका आखिरी मैसेज मुंबई की आवाम या मुंबई की यूथ के लिए? मुंबई की यूथ के लिए एक ही हमारा मैसेज है, बहुत ही सिंपल, कि जितना हो सके नशे से दूर रहे। नशा ज़िंदगी बर्बाद कर देता है, घर बर्बाद कर देता है और नस्ल बर्बाद कर देता है। क्या बात है। तो नशे से दूर रहिए और जितना हो सके एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। क्या बात है। दैट्स इट। थैंक यू सो मच अबरार भाई बहुत फॉर बहुत शुक्रिया कमिंग आपका ऑन भी। आवर पॉडकास्ट। आपने बहुत सारे ऐसे मुद्दों पर बात की जो बिल्कुल आवाम तक पहुंचना चाहिए था, और हमें कांग्रेस के बारे में और ज़्यादा यूथ को लेकर जानने को मिला कि क्या क्या चीज़ें यूथ के लिए अवेलेबल है कांग्रेस के अंदर, या क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हैं कांग्रेस के पास यूथ के लिए। हमें उम्मीद है आपने अपना कीमती वक्त आज दिया है, और आने वाले दिनों में जब भी रिक्वायरमेंट होगी आप हमारी आवाज़ पर खड़े उतरेंगे। बेफिक्र तहे दिल से आपका इसके लिए बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। और इसी तरह से हम बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स को लेकर आते हैं आपके सामने, और उनसे पॉलिटिकल इश्यूज़ पर बात करते हैं, कंट्रोवर्शियल इश्यूज़ पर बात करते हैं, समाजी मसाइल पर बात करते हैं, सोसाइटी पर बात करते हैं, एजुकेशन हो, पॉवर्टी हो, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, सारी चीज़ों पर बात करते हैं। तो आपको आपके मन में भी कोई सवाल हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं या इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं, या फिर अगर आप यूट्यूब देख रहे हैं, यूट्यूब पर डायरेक्टली आप कमेंट करेंगे तो हम आपके क्वेश्चंस को पिक कर सकते हैं। इसी तरह से हसन स्टूडियो के साथ बने रहें और बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे सारे अपडेट्स आपको मिलते रहें। अगर आपको कोई ऐसा गेस्ट पसंद हो जो आपकी तरफ से आना चाहे, तो भी आप हमें बता सकते हैं कि हम नेक्स्ट गेस्ट किसे ला सकते हैं। अगर हमें लगेगा कि वो काबिल है तो ज़रूर हम उसे लाएंगे। थैंक यू सो मच।